अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रमशा अकमल और आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और आपको सुबह बखैर कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे आज के शो में। और अपने सुबह का आगाज़ किया करें अच्छी बातों के साथ, अच्छा दिन का आगाज़ करें ताकि आपकी जो ज़िंदगी है उसमें बेहतरी आ सके। अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें, खुशियाँ बांटने की कोशिश करें और कोशिश ये करें कि अपनी जो एनर्जी है उसको ट्रांसफॉर्म करें। अपना जो दिन है उसका गोल सेट करें, टारगेट सेट करें कि आज मैंने क्या करना है। और जो है वो हम बहुत सारी हमारी प्रैक्टिसेस होती जा रही हैं कि हम अपने बहुत सारे कामों को पेंडिंग का या अल्तवा का शिकार कर देते हैं कि जनाब कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। कोशिश ये करें कि अपनी इस आदत को ख़त्म करने की जो है वो कोशिश करें और प्रैक्टिस ये करें कि जो है कल का काम, आज का काम कल पे ना डालें, बल्कि आज के आज ही उसको ख़त्म करने की कोशिश करें। तो आप अपनी ज़िंदगी में देखेंगे कि बहुत ऑर्गेनाइज हो जाएगी, बहुत बेहतरी आ जाएगी। आज की जो टॉप स्टोरीज़ हैं उस पर नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले गवर्नर सिंध जो हैं कामरान टेसोरी साहब, उन्होंने सस्ती रोटी जो है उसका इफ्तिताह कर दिया है। सस्ती जो है वो तंदूर की रोटी वो है वो दी जाएगी और तंदूर की रोटी जो है वो अब 2 रुपये में मिलेगी। तो ये कहा गया है और देखेंगे कि अब ये कहाँ पर सस्ती रोटी के लिए तंदूर लगाए जाएंगे। ये कहा गया है कि 48 मकामात हैं जहाँ पर ये तंदूर लगाए जाएंगे, जहाँ पर लोगों को सस्ती रोटी जो है वो फराहम की जाएगी। तो इस हवाले से भी हम बात करेंगे। उसके अलावा जो मुल्की मईशत के लिए एक बड़ी खबर आई है और वो ये है कि सिंध ने कॉटन ईयर ख़त्म होने से पहले ही जो है वो कपास का सालाना हदफ हासिल कर लिया है और जो फैक्ट्रीज़ हैं उनमें 40,16,000 बेल्स के बराबर जो है वो कपास पहुंची है। तो ये एक अच्छा रिकॉर्ड इजाफा देखा गया है कि 128% तक जो है इसमें रेस देखा गया, इजाफा देखा गया। उसके अलावा हमने जैसे कल भी बात की थी कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रियल ओनर्स हैं, वो खासे परेशान दिखाई दे रहे हैं क्योंकि ना सिर्फ गैस का इशू है, गैस की बंदिश है, फैक्ट्रीज़ को नहीं फराहम की जा रही है। उसके अलावा बिजली का भी एक और बड़ा मसला है। हमने देखा कि एहतजाज की कॉल भी दी गई थी, एहतजाज भी किया गया। अभी फिर हम देख रहे हैं कि कराची में गैस के बाद जो बिजली का बहरान है वो भी संगीन होने का खदशा है और इंडस्ट्रीज़ को तो वैसे भी गैस नहीं मिल रही है, घरेलू सार्फिन को भी नहीं मिल रही है। तो सप्लाई बंद होने से जो काम मुतासिर हो रहा है, इंडस्ट्रीज़ मुतासिर हो रही हैं, इस हवाले से भी बात होगी और ये कैसे मसला हल होगा इस पर भी हम एड्रेस करने की आज कोशिश करेंगे। उसके अलावा एक और ख़बर ये आई है कि अब जो दूसरों को पढ़ाने के लिए टीचर्स की जॉब है उसे भी लेना इतना आसान नहीं होगा। सिंध हुकूमत ने असातिज़ा पर भी जो है वो अब ज़रा सख्ती कर ली और उन्होंने कहा है कि जो टीचर्स हैं उनके लिए लाइसेंस पॉलिसी है वो लेकर आए हैं। तो अब ये लाइसेंस पॉलिसी क्या है, किस तरह से जो है वो अमल दरामद होगा, इन तमाम चीज़ों पर आज बात होगी। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवाते हैं। सबसे पहले हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर और बिजनेस डेस्क हेड अशरफ खान साहब मौजूद हैं। वेलकम टू द शो अशरफ भाई, कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और साथ साथ आज हमारे साथ एहतशामुद्दीन साहब भी मौजूद हैं। वेलकम टू द शो सर। आप एक्स चेयरमैन काटी हैं कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री। वेलकम टू द शो सर, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम टू द सिटी एट 10। बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि हम बहुत सारी सिचुएशंस देख रहे हैं, एक तो सबसे पहले ये कि हमारी यहाँ इंडस्ट्रीज़ भी जो है वो बहरान का शिकार हैं और कल भी एहतजाज देखा गया था। आज भी हम देख रहे हैं कि गैस की वजह से जो है वो इंडस्ट्रीज़ बंद होने का कहा जा रहा है। तो ये जो टारगेट अचीव हमने करना है वो कब करना है, कैसे करना है, या इंडस्ट्रियलिस्ट क्या कह रहे हैं, बिजनेस कम्युनिटी के क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? देखिए हमसे जो रवा माली साल के बजट में जो रखा गया था 30 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट रखी गई है जी जी, जिसमें टेक्सटाइल सेक्टर, दीगर सेक्टर देखे गए हैं। तो 30 अरब डॉलर कैसे कमाएंगे? अब देखा जाए इंडस्ट्रीज़ के लिए जो गैस का बहरान जो आ रहा है वो बहुत बड़ा बहरान है। एक तो गैस की कीमतें दुगना इजाफा कर दिया गया है, बिल्कुल। यानी कि जो 1150 रुपये रेट था उसको SSGC ने जो है जो ऑडिट करने के बाद बताया 1350 रुपये MMCFD होगा। उसके बाद बढ़ा के इंडस्ट्रीज़ के लिए 2200 रुपये कर दिया। अब उसके साथ साथ इंडस्ट्री ने एहतजाज भी किया। कल एक रोज़ हड़ताल थी, तमाम जो 7 इंडस्ट्री जोन्स हैं उसका आउटकम क्या हुआ है भाई? अब ये देखा जाए ना कि ये एहतजाज इन्होंने रिकॉर्ड कर, देखें सनतकारों का अगर हम देखें ये तो रोड ब्लॉक नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये तो अपनी एहतजाज रिकॉर्ड कराया है कि भाई हमारी इंडस्ट्री नहीं चलेगी तो मुलाजमीन का क्या हो। मैं आपको बताऊं कि हम साइट गए थे पिछले हफ्ते, वहाँ उन्होंने एहतजाज रिकॉर्ड कराने के लिए इंडस्ट्रियलिस्ट वहाँ जमा होते, वहाँ पे यौम उजरत वाले लोग आ गए और प्रोटेस्ट करने लगे कि हमें क्यों निकाला जा रहा है। अब मसला ये मैंने सनतकारों से बात की, भाई ये तो आके आप कह रहे हैं कि आप इनको निकाल रहे हैं। कह रहे हैं भाई 2 शिफ्ट का जो काम था वो 1 शिफ्ट पर आ गया है और 1 शिफ्ट वाला भी 40% चल रहा है। तो हम इनको कैसे रखेंगे? यौमी उजरत वालों को पैसे कहाँ से देंगे? हमने भी इनको कहा भाई जाएँ आप। अब वो प्रोटेस्ट करने आ गए, उन्होंने अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराया। तो हर तरफ से देखें, एक तो ये है गैस की कीमतें,
उस पर सोने पे सुहागा ये कर दिया है। सुई सदन गैस ने कहा है कि गैस की शदीद किल्लत है। सही। और जो इंडस्ट्रीज़ की कैप्टिव पावर हैं, जो कराची में हम 7 इंडस्ट्री जोन्स में देखें तो 800 के करीब जो कैप्टिव पावर यानी अपने पावर प्लांट हैं जिससे बिजली बना के हम करते हैं, और वो 800 पावर प्लांट जो है 1000 मेगावाट बिजली पैदा करके अपनी इंडस्ट्री यूनिट को देते हैं। अब इन्होंने कह दिया कि 3 महीने के लिए आपको गैस नहीं होगी। आज से वो बंद कर दी गई है और कहा है कि अगर आपको गैस चाहिए तो महंगी RLNG जो है 4500 रुपये MMBTU वो आप ले लें, उससे चला लें आप, और ब्लेंड ट्रेड कर लेंगे, यानी कि वो कुदरती गैस इंडस्ट्री को जो देंगे उसके साथ जो है आप मिक्स देंगे। अब कैसे चलेगी इंडस्ट्री? वैसी परेशान है। वो कह रहा है कि मेरा जो 1 करोड़ का बिल आता था, अब वो जो गैस की कीमत बढ़ने पे, चार्जेस बढ़ने पे 2 करोड़ का आएगा। इंडस्ट्री मेरी चल नहीं रही है, 100% कैपेसिटी 40% कैपेसिटी पे चल गया, मैं कैसे दूंगा? अब सूरत हाल ये है कि इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर, इस मुल्क में सबसे ज़्यादा जो इंडस्ट्रीज़ कराची में 7 इंडस्ट्री जोन्स की अगर हम बात करें तो कराची जो कहा जाता है, कराची चैम्बर ये दावा करता है कि 55% जो एक्सपोर्ट कराची से होती है। अब इसको क्या सदाकत है एहतशाम साहब? अब ये एक और चीज़ है ना कि देखें, हम जब ये गैस की बात करते हैं एहतशाम साहब, तो हम चीज़ की बात करें तो खैर दुनिया भर ने तो अपनी जो है ना रिसोर्सेज को बिल्ड किया है। अब हमारे पास उल्टा हमारे पास रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं। लेकिन एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन ये भी कि चलें गैस नहीं मिल रही, लेकिन ये भी कहा गया कि आप घरेलू सार्फिन के पास भी जब नहीं है तो आप इंडस्ट्रीज़ को शिफ्ट कर दें, वो अपने जो है प्लांट्स लगाएं, वो भट्टी से पहले जैसे जनरेट करते थे उसको वैसे कर लें। कम अज़ कम जो है आपका ये जो इंडस्ट्रीज़ का पहिया है वो जाम तो नहीं होगा। आपकी नज़र में क्या ये सॉल्यूशन है या क्या होना चाहिए? किस तरह से आपको मुतबादिल नज़र आ रहा है कि जो है इंडस्ट्रीज़ वो काम करती रहें और हमारा जो मईशत का पहिया है वो जाम ना हो? जी एहतशाम जी, बहुत शुक्रिया। असल में इस तरीके से है कि ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स के बारे में अक्सर बात होती है और पॉसिबिलिटी भी होती है, लेकिन हर चीज़ के लिए प्लानिंग चाहिए, फिजिबिलिटी चाहिए। अगर कोई भी आप काम करते हैं वो फिजिबल होना चाहिए। हमारी ये जो इंडस्ट्री है इसके अंदर पहले जो लोग काम कर रहे थे और अब जो काम कर रहे हैं उसमें आपने देखा काफ़ी डेवलपमेंट भी हुई। यहाँ इंडस्ट्रियाँ छोटी बड़ी लग गई, SMEs बहुत तादाद में लग गई हैं। अच्छा, अब इसमें कुछ तो तस्करा उनका है जो कि बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, सेल्फ जनरेशन कर रही हैं, इवन वो सरप्लस भी करती हैं तो वो के इलेक्ट्रिक को भी दे देती हैं। वो एक वो है, लेकिन मेजॉरिटी अगर आप देखें तो वो लोग तो ऐसा नहीं करते, वो तो गैस पे चलते हैं। पहले ये कहा गया कि साहब आप क्लीन फ्यूल की तरफ जाइए, सो मच सो के हमने तो गाड़ियों में भी CNG देना शुरू कर दी। हर जगह हमने कहा जी बेहतरीन है, ये है वो है। हमने लॉन्ग टर्म नहीं सोचा कि हम कर क्या रहे हैं। अब जब गैस के जो हमारे रिसोर्सेज थे, ये जो हमारे वेल्स थे वो डिप्लीट होना शुरू हो गया, बड़ी तेज़ी से डिप्लीट हो रहे हैं, तो हमें पता था ना ये डिप्लीट हो रहे हैं, ये ऑल ऑफ सडन तो नहीं हो गया। इसका अरेंजमेंट करना चाहिए था हमें। वो अरेंजमेंट किस तरह हुआ नहीं हुआ, तो ये मसले मसाइल उसमें आ गए, बहुत सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हो गई। तो उस वक्त तो ये कहा गया था, तो लोगों ने करोड़ों रुपए लगा करके अपने गैस जनरेटर्स लिए, सेल्फ जनरेशन करी और बहुत सारी चीज़ें गैस पर वो आ गए। इसमें 2 तरह की हैं, उसको डिवाइड हम करते हैं। एक होती है जिसको कैप्टिव पावर जिसको हम कहते हैं, एक होती है जिसको हम कहते हैं जनरल इंडस्ट्रीज, वो आपने कंजम्पशन में लेते हैं। तो उसमें बाज़ जो हैं वो इसमें एक एक्सपोर्ट का फिर एक एलिमेंट आ जाता है, आप उसको अलग कर देते हैं। भाई आप एक्सपोर्ट वाले हैं तो उनको थोड़ी सी प्रिविलेज भी मिलती है कि भाई आप किसी तरीके एक्सपोर्ट करें ताकि हमारे अर्निंग्स हो, डॉलर्स वगैरह आएँ। लेकिन दूसरी तरफ जो जनरल इंडस्ट्री है, इसके अलावा इंडस्ट्री है, वो जो है आपके इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की तरफ करते हैं। आप सोचें कि अगर वो जनरल इंडस्ट्री काम ना कर रही हो तो फिर आपको ये सामान भी जो लोकली बन रहा है वो भी इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो उसको पेमेंट कहाँ से करेंगे आप? तो कहते हैं ना कि भाई अ पेनी सेव्ड इज़ अ पेनी अर्न्ड, तो ये उस तरीके से भी है। बहरहाल विदाउट गोइंग इनटू डिटेल्स हमें इसका पहले इंतज़ाम करना चाहिए था। एक ज़माना था जब पाकिस्तान में 5 साल का वो मंसूबा बना करता था, चीज़ें होती थी, PIDC था, ये सारी चीज़ें थी। हमारे प्लान्स दुनिया ने अपनाए और आज वो कहाँ चले गए। हम तो ये देख रहे हैं कि कोई आता है हमारे पीछे से, वो ऐसे निकलता हुआ चला जाता है बाइक की तरह, आगे हम पीछे रह जाते हैं। तो हमें देखना चाहिए कि हम एक लॉन्ग टर्म प्लान बनाएं। अब हमारी मीटिंग्स इस हवाले से हर साल अब तकरीबन एक फीचर हो गया है हमारा कि हम थोड़े दिनों बाद कभी के इलेक्ट्रिक के पास जा रहे होते हैं, कभी हम SSGC में जा रहे होते हैं, तो इसको के इलेक्ट्रिक को जो है वो नेपरा देख रही है,
ओगरा जो है वो गैस को देख रही है। ज़रूर हम उनसे मीटिंग करते हैं, और मैं पर्सनली आपको बताऊं कि वो जो इसके एमडी हैं एसएसजीसी के, इमरान मनियार साहब, इज़ अ नाइस पर्सन। लेकिन उनसे मीटिंग्स करने के बाद हमें यह अंदाज़ा हुआ कि देखिए उनके पास कितना अथॉरिटी है। आउटकम कैसे होगा, नहीं, रिजल्ट क्या देखिए है? बात ये है कि वो तो एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है ना, उनको जो मिलेगा वो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, मैनेज कर लेंगे। आज इधर कर दिया, कल उधर कर दिया, या किसी तरीके से, या कोई प्रॉब्लम आ गया कहीं प्रेशर का तो उसको उन्होंने ठीक करने की कोशिश कर ली, तो वो तो ये कर सकते हैं। वो टैरिफ और ये सारी चीज़ों के ऊपर उनका कंट्रोल नहीं है, पॉलिसी पे उनका कोई वो नहीं है, तो उनसे जाकर के बात करना जो है ना कोई मुनासिब अब नहीं है। एहतशाम साहब हल क्या है, क्योंकि ये जो 4 माह बंद करने का कह दिया, सप्लाई बंद हो जाएगी, तो क्या इंडस्ट्रीज काम करना बंद कर देंगी, ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स की मुझे तरफ जाएंगे, बताइए खुद कि जनरेट करेंगी? ये तो ऐसे ही अगर है। खुद जनरेट कर रहे हैं तो फिर वो बाकी दिन भी कर लें, फिर बाकी घरेलू सार्फिन को दे दें गैस, कम से कम कोई तो सुकून में आए। नहीं, देखें आपकी बात तो ठीक है, सवाल ये है कि जनरेट करने के लिए गैस चाहिए ना भाई, गैस ही नहीं मिलेगी तो जनरेट कहाँ से करेंगे। हम बात करते हैं कि भाई वो गरीब का चूल्हा बुझ जाएगा, अरे भाई वो 4 पैसे कमाएगा, कोई काम करेगा तो पैसे कमाएगा तो लाएगा, अब चूल्हा जला के उसमें पकाएगा क्या, जो खाने का ही नहीं होगा, काम ही नहीं होगा। तो इस वक्त जो मजबूरी आई है हमारी वो ये आई है कि जैसे कि अशरफ साहब ने फरमाया कि हमारी जो रेट 1050 था, 1050 को जो असल में ये बॉडी है ओगरा, जो ये डिसाइड करती है कि जी आपके क्या प्राइसेस होंगे, और वो उसके लिए बाकायदा कॉल करती है मीटिंग, उसमें जो लोग अप्लाई करते हैं वो उनको मौका भी देते हैं कि आप आकर के पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं और अपने जो है व्यूज़ भी दे सकते हैं, तो वो सुनते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं सुनते। तो उसमें गैस वाले भी होते हैं, हम भी होते हैं, सब होते हैं। तो वहाँ पे जो बात तय हुई तो उसमें ये तय हुआ कि भाई ये महंगाई और फलां जो भी चीज़ें हैं इसके अंदर, और एसएसजीसी का जो अपना प्रॉफिट है 17 लोग कहते हैं, कोई कहता है कि 22 है, वॉट, तो वो शामिल करके उन्होंने बोला जी अब प्राइस जो बनती है वो 1350 बनती है। लोगों ने कहा अच्छा जी ठीक है, बढ़ गई, कोई बात नहीं, वी अंडरस्टैंड कि मिले तो मिलेगी। अब ये हो गई, होने के बाद नोटिफिकेशन जो आता है वो 2100 का आ जाता है। ऐसा कैसे हो गया? ये तो हमारी परेशानी है। तो लोग सब परेशान हो गए। पहले अलग अलग लोग जाते थे एसोसिएशन एसएसजीसी में कि भाई हमें गैस, हमें प्रॉब्लम आ रहा है, प्रेशर का, हमें फलाने का, हमारे इसका। तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो हमारे कंट्रोल की बात नहीं है, लेकिन हम आपको आरएलएनजी जो इम्पोर्टेड है वो दे सकते हैं, अगर आप एग्री करें उसकी ये प्राइस होगी। तो लोगों ने कहा ये तो हमारे लिए फीजेबल ही नहीं है, हम तो कैसे करें। और इस वजह से क्या हुआ कि हमारा जो ये इस वक्त देखिए ये जो अभी सीज़न चल रहा है ना, ये सीजन्स होते हैं, तो अभी जो ये था टाइम, ये था हमारा क्रिसमस के हवाले से एक्सपोर्ट्स का, वो मिस हो गया। आप देखें कि हमारी एक्सपोर्ट्स कितना डिवेल्यूशन किया हमने, बिल्कुल ऐसा ही है। उसके बाद हमने टारगेट सेट किया जी 30 बिलियन का, और हमने क्या अचीव किया इतना डिवेल्यू करने के बाद, कितना अचीव कर लिया, कोई हमारी अचीवमेंट वो नहीं हो सकती जो हम चाहते थे। आप सही बात कह रहे थे शाम साहब कि मसला यही है कि प्लान और एग्जीक्यूशन नहीं है, और फिर एग्जीक्यूट कराने के लिए भी वो वसाइल भी नहीं कि आप वो प्लान्स को एग्जीक्यूट करा भी लें। बाहर हम ये बात कर चुके हैं कि जनाब ऑन बोर्ड नहीं लेते, एसोसिएशन नज़र आती हैं, बिजनेस कम्युनिटी कहती है आवरत नहीं होती, फैसलों में हमें इन्वॉल्व नहीं किया जाता, जिसकी वजह से मैं करेक्शन कर दूं, जी ऑन बोर्ड ओगरा ने लिया जी, बात हुई 1350 एग्री उसके हुआ, बाद क्या हुआ? लेकिन जो नोटिफिकेशन आया ना ये कुछ और आ गया, तो लोगों ने कहा कर लिया एंड देन एग्जीक्यूशन जीरो। अब ये हुआ ये कि फिर जब ये बड़े लोग परेशान हो गए तो उन्होंने कहा भैया हम क्या करें जी। तो जाहिर है फिर कराची चैम्बर जो है एपेक्स बॉडी, वहाँ पे सारे एसोसिएशन जाके जमा हुए और उन्होंने कॉल की मीटिंग। सारे लोगों ने कहा कि बजाय इसके कि इंडिविजुअली हम कोई वो बात करें, ये तो सब कॉमन प्रॉब्लम है, तो इसको हम टेकअप करते हैं। उन्होंने कहा कि जी ठीक है, हम उनको जाके अप्रोच करेंगे, आप हमें मैंडेट दे दें। सब लोगों ने उनको मैंडेट दे दिया, इन राइटिंग उनको दे दिया, ऑथोराइज़ कर दिया कि आप हमें जो है जिस तरह आप मुनासिब समझते हैं पीसफुल वे में उनसे निगोशिएट करें। क्योंकि उनका कहना ये था कि भाई बात ये है, हम चाह रहे हैं कि जो हाई अथॉरिटीज़ हैं, जो लोग इसको पे मैटर करते हैं और जो वो कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, हम उनसे बात करें। हमें अगर किसी ऐसे लोग का फ़ोन आता है कि जो सिर्फ हमदर्दी में फ़ोन कर रहे हैं लेकिन कर नहीं सकते, तो उनसे बात करने का फ़ायदा नहीं। तो क्योंकि वो चाह रहे हैं कि लोग उनसे बात तो करें, इसलिए जब कोई बात नहीं हो पाई उनकी,
तो उन्होंने कहा मजबूर हो गए हैं कि अब हम फैक्ट्री तो वैसे ही बंद हो रही है, फीजिबल तो है ही नहीं, तो चलो स्ट्राइक कर देते हैं, एक हम पीसफुल स्ट्राइक में, तो ऑफिस पे स्ट्राइक में अब बात हुई ना ये कि 3 सालों से तो मैं भी ये सब कुछ होता हुआ देख रही हूँ, यही प्रैक्टिस है और हर दफ़ा हम देख रहे हैं कि ये LNG का इशू आया, गैस का इशू आया, बिजली का इशू आया, लेकिन ये मसाइल ना बिज़नेस कम्युनिटी के हल हुए ना रेजिडेंशियल जो सारिफीन है उनके हल हुए। बहरहाल एक और ख़बर ये भी आई जो कि मुल्क की मईशत के लिए बड़ी ख़बर भी है, अच्छी भी है, कि कॉटन की अगर बात करें तो उससे अपना जो सालाना हदफ है वो हासिल कर लिया। अशरफ भाई, ओवरऑल क्या इम्पैक्ट होगा और कितना जो है वो फिजिबल है, फ़ायदेमंद है? जी देखें, एक हम इसके बैकग्राउंड पे जाते हैं कि सिंध और बलूचिस्तान में जब सैलाब आया था तो तबाही हुई बहुत ज़्यादा। आपका सबसे बड़ा नुकसान कपास की जो तैयार फसलें थी तबाह हो गई थी। लेकिन जो माहिरीन थे वो ये कह रहे थे सैलाब के जहाँ नुकसानात हैं उसके बाद फ़ायदे भी हैं। फ़ायदे क्या है, ज़मीन ज़रखेज़ हो जाती है। तो अब जब वो बुआई हुई कपास की, उसके बाद अब जो रिज़ल्ट आ रहा है, तो जो उसका हदफ रखा गया था उससे 128% पिछले साल के मुकाबले इजाफा है और हदफ टाइम से पहले उन्होंने पूरा कर लिया है। अब क्या वजूहत हैं, टाइम पे वो सारी चीज़ें हुई, तो एक आपकी टेक्सटाइल सेक्टर के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि हमें इतनी भारी तादाद में अब जो कपास या कॉटन जो हमें इंपोर्ट नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन वो अब कपास एक मुल्की मईशत के लिए अच्छी चीज़ है, लेकिन अब जैसे एहतशाम साहब ने भी बताया, सबसे बड़ा इशू ये है कि आपने 3 महीने के लिए लगातार तो बंद कर दिया, एक तो ये, साथ ही अब 48 घंटे के लिए हर हफ्ते यानी हफ्ता इतवार जनरल इंडस्ट्रीज हो, एक्सपोर्ट हो, सबको गैस इंडस्ट्री को नहीं मिलेगी। तो पूरा 4 महीने हो गए ना। अब 4 महीने अगर आप बंद करेंगे और वो इंडस्ट्री चलेगी कैसे? इंडस्ट्री चलती है किस पे? खाम माल पे। खाम माल क्या है उसका? आपकी बिजली है, आपकी गैस है। बिजली आप इस वक्त हैरान होंगे, जो मैंने भी बिलिंग देखी अपने घर की देखी, तो पिछले साल इस साल में मतलब डबल रेट हो गया। इंडस्ट्री का अगर पूछेंगे तो पिछले साल हम नवंबर की बात करें तो तकरीबन 27 रुपये था इंडस्ट्रियल का पर यूनिट कॉस्ट, अभी 53 रुपीज़ का है, सारे टैक्स वगैरह मिला के 53 रुपीज़ यूनिट। कैसे चलेगी इंडस्ट्री? बिजली चलाता है तो मरता है, गैस नहीं मिलेगी। अब वो कह रहे हैं आप ड्यूल उस पर चलाएं। अगर डीजल से चलाता है तो डीजल का रेट तो देखें, उसकी कॉस्ट कहाँ जाएगी भाई? इस वक्त कॉस्ट उसकी 100 रुपये की यूनिट आएगी। एक यूनिट अगर बिजली डीजल से बनाता है, नियर अबाउट जो हमने रिसर्च किया, जो माहिरीन है उनसे पूछा, 95 रुपीज़ से 100 रुपये का पड़ेगा पर यूनिट। वो कैसे चलाएगा इंडस्ट्री? रीजनल ममालिक हैं, बांग्लादेश है, वियतनाम है, भारत है, वो तो आपसे आगे निकल, आप ही के ऑर्डर वो ले रहा है। निकल जाएंगे नहीं, निकल चुके हैं। हमारी इंडस्ट्री की हालत आप देखें, हमारे यहाँ तो शिफ्ट हो रहा है, बांग्लादेश में ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं। बिजनेस कपास हमारे यहाँ होती है, गंदम हमारे यहाँ होती है, सारी फसलें हमारे यहाँ होती हैं, फिर भी हम लोग मजबूर हैं। जो हमें कमा के देने वाले हैं, इस वक्त इस मुल्क को जो चला सकता है ना, इसका पहिया इंजन, वो ये सरकारी इदारे नहीं चलाते हैं, वो ये इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। हम पूरे मुल्क की छोड़ें, हम कराची की, मैं ऑन डाटा रिकॉर्ड बता रहा हूँ कि कराची में जो है 7 इंडस्ट्रीज में 23,000 छोटी बड़ी सनतें। आप FBR से पूछें, आप किसी इदारे से पूछें, ये पूरी रिसर्च की इतने सालों में, इतनी मेहनत करके एक 7 इंडस्ट्री जोन से कितनी इंडस्ट्रीज हैं वो पूछी, पूरा डाटा बना के मैं बैठा हुआ हूँ। आप FBR को पूछें, कस्टम से पूछें, एहतशाम साहब चेयरमैन रहे हैं, इनसे पूछें, किसी भी ऑफिशियल्स को पता होगा कि कितनी इंडस्ट्रीज है कराची में? नहीं पता। उनको ये नहीं पता कि दुकानें कितनी हैं, कमाएंगे किससे? जो कमा के देने वाले हैं उनको आप पूछ ही नहीं रहे। आप इनसे पूछें, हुकूमती सरकारी सतह पे इन लोगों से किसी ने रब्ता किया? नहीं किया। जो कमा के दे रहे हैं, जो इस मुल्क को चला रहे हैं, मसला वही है ना कि हमारे यहाँ जो है, या तो फिर हम अपनी इकोनॉमिक सिचुएशन को बेहतर नहीं करना चाहते, या हम करने होने नहीं देना चाहते। एहतशाम साहब, आपको कहाँ पर ये लैप्स नज़र आता है? कैसे बेहतर होगा? बिजनेस कम्युनिटी के तहफ़्फ़ुज़ात कैसे दूर हो सकते हैं? इससे पहले कि मैं आपके ये सवाल का जवाब दूँ, मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा अशरफ साहब की, जो उन्होंने बात पॉइंट आउट की और आपने फरमाया कि सर्टेनली ये गुड न्यूज़ है कि हमारे यहाँ कॉटन की जो है ना वो अच्छी ग्रोथ हुई है और हम सरप्लस में आ गए और हमने एक्सेस कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। ये बड़ी खुशी की बात है। लेकिन आप मुझे एक बात बताइए कि कॉटन हमने प्रोड्यूस कर ली, क्या ये अच्छा होगा कि हम कॉटन एक्सपोर्ट कर दें, या हम उसको धागा बनाएं, उसके कपड़ा बनाएं और वैल्यू एडिट करके हम अच्छी चीज़ बनाएं? जब तक वैल्यू एडिशन नहीं करेंगे, हम अपने इस जो सर्कल में फंसे हुए ना, विशेष सर्कल के अंदर प्रॉब्लम में फंसे हुए, ये हम बाहर नहीं आ सकते। हमारे पास कर्जे पे कर्जा चढ़ा हुआ है और इतने अफसोस की बात है कि हम कर्जे लेकर के खुशियाँ मनाते, मिठाइयाँ बांटते, घर में कर्जा मिल गया, और अपनी नस्लों को मखरूज करते रहते हैं। तो उससे हमें बाहर निकलना है ना, कर्जे से कम करना है, फौरी बाहर नहीं निकल सकते। कितना कर्ज चढ़ चुका है मुल्क पे, हम इतने परेशान हैं। तो
अगर ये कॉटन जो हमारे पास अच्छी है, अल्लाह ताला ने हमारी मदद की है, इससे हम कोई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बना करके, कोई गारमेंट्स, कोई चीज़ें बना करके एक्सपोर्ट कर सकें, तो वो एक्सपोर्ट कहाँ पे होगी, कौन करेगा उसको इस काबिल? वो इंडस्ट्री करेगी ना। तो मैं तो कहता हूँ जितनी इंडस्ट्री है इसकी दुगनी इंडस्ट्री लगनी चाहिए थी, और ये एम्प्लॉयमेंट होनी चाहिए, ताकि आज भी लोग परेशान हैं। आज भी आपको ईदी सेंटर में और ये छिपा में और जगह जगहों पे आपको लोग लाइन लगे हुए नज़र आ रहे होते। आपने फरमाया कि 2 रुपए की रोटी मिल रही है, लोगों को मिलेगी 2 रुपए की रोटी। अरे भाई, कुछ कितने लोगों को 2 रुपए की रोटी मिल जाएगी? अच्छा इकदाम है, मैं मानता हूँ, लेकिन बात ये देखें, लेकिन अगर एक इंसान को बाइज्जत तौर पे आके खा सके तो क्या हम उसको उस तरफ ना ले जाए? हम ये भी अब इसको मानते हैं कि ये अच्छी बात है, लेकिन उससे ज़्यादा अच्छी बात ये है कि लोग खुद कमाएं और खाएं। कितने सफ़ेद पोश लोग हैं, आप देखती होंगी वो बेचारे सर झुकाए खड़े होते खाना लेने के लिए। तो बहरहाल ये चीज़ें हैं, इनको एड्रेस करना ज़रूरी है। आप कह रही थी कि हम इससे किस तरह बाहर आ सकते हैं। देखिए, बाहर आने के लिए बहुत कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। ये है फेयर कंपटीशन का मौका। दुनिया चल रही है, दुनिया छोटी हो चुकी है, इस वक्त कम्युनिकेशन बहुत फास्ट है। आप इस वक्त चाहें पूरी दुनिया को सर्च कर सकते हैं, सारी जगह पे आप जा सकते हैं, बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। आप देखें, हमने क्या, हमारे पास टैलेंट की कमी है क्या? हमारे पास अच्छे लोग नहीं हैं? अगर ऐसा होता तो यहाँ से इतने लोग क्यों जाते बाहर? 2 तरह के लोग बाहर जा रहे हैं, एक तो बिल्कुल अनस्किल्ड है और स्किल्ड एजुकेटेड डॉक्टर्स, इंजीनियर्स हमारे बाहर जा रहे हैं, पढ़े लिखे लोग बाहर जा रहे हैं। कितने सारे इस साल गए हैं, हम उनको देखें और उनको वेलकम करते हैं। वो उनको क्या क्या मराद देते हैं, क्यों देते हैं? इसलिए कि टैलेंट है ना। हमारे इसी पाकिस्तान ने आपकी, हमारी एयरलाइन आज के साल में आपको पता है, बिल्कुल ऐसा ही, ठीक है, इन्हीं लोगों ने एमिरेट खड़ी की थी, और उसके नाम ईके के नाम इसीलिए है कि एमिरेट टू कराची, इसलिए कि पहली फ़्लाइट फिर वहीं से यहाँ आई थी। अब उन्होंने इसलिए है, और आज उन्होंने उसके बाद उन्होंने फेरीज शुरू करी तो उसका भी ईके रखा। ये हमारे लिए प्राइड तो है, लेकिन क्या हम वहीं पे बस रुक गए कि हमारे बड़े क्या कर गए? और उसके बाद से हम एक अजीब परेशानी में, अजीब सूरत हाल ये है कि हम एक कदम आगे जाते हैं, 2 कदम पीछे आ जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है ना। मसला ये है कि कदम शायद बढ़ाना होगा, और जैसे फिर हम बात करते हैं कि बिज़नेस कम्युनिटी को साथ लेकर चल सकते हैं। ऑप्शंस हैं, सॉल्यूशंस भी हैं, लेकिन और प्रोवाइड भी करते हैं, देते भी हैं, सामने भी रखते हैं, टेबल पर भी रखते हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं होता। जिस दिन अमल होना शुरू हो जाएगा, हालात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया एहतशाम साहब, आपने वक्त दिया। करना चाहूँगा जी, वक्फे की तरफ बढ़ना है वेरी क्विकली। जी मैं ये करना चाहूँगा, एक तो पॉलिसीज़ में जो हमारी ना कंटिन्यूटी होनी चाहिए, थोड़ी सी लॉन्ग टर्म पॉलिसी हो, आदमी प्लान कर सके। हर 2 महीने 3 महीने के बाद बैठ के हम डिसाइड कर रहे होते हैं, तो इस तरीके से काम करना बड़ा मुश्किल बिल्कुल ऐसा ही है। वही वाली बात ना कि प्लान नहीं है, और फिर प्लान बना भी लें तो उसमें एग्जीक्यूशन नज़र नहीं आती। वक्फे के बाद हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन द शो एहतशाम साहब। ये 10 में आपको एक बार फिर कहेंगे खुश आमदीद, और अब बात करेंगे, हमारे पास जो अहम खबर वो भी है कि कराची में जो सेंट्रल जेल है उसके सीनियर सुपरिटेंडेंट पर संगीन इल्ज़ामात लगा दिए गए हैं, और वो लगाए गए हैं जनाब जेल के सीनियर क्लर्क की जानिब से। तो सबसे पहले ज़रा देख लेते हैं कि उन्होंने जो इल्ज़ामात लगाए हैं वो क्या हैं, और वो उन्होंने क्या दरख्वास्त जारी की है, वीडियो बयान भी जारी किया है। ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए, उसके बाद इस पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर महराज अख्तर साहब भी मौजूद हैं। तो पहले वो शॉर्ट देख लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं सीनियर क्लर्क अहमद अली लगारी, सेंटर जेल कराची। मेरी जेल मिनिस्टर और होम सेक्रेटरी से रिक्वेस्ट है कि आईजी जेल सिंध जनाब हसन सैतो साहब और सुपरिटेंडेंट सेंट्रल जेल कराची जनाब अब्दुल करीम अब्बासी साहब मुझे मुसलसल तंग कर रहे हैं और धमकियां दे रहे हैं, और जेल के अंदर मशकूक शख्स जो बगैर यूनिफॉर्म के होते हैं मुझे जेल के अंदर धमकियां देते रहते हैं। और ये दोनों जेल के ऑफिसर नसरत मंगन और अनवर मुस्तफ़ा के कहने पर सब कुछ कर रहे हैं। अगर मुझे जेल के अंदर या जेल के बाहर किसी भी किस्म का नुकसान हुआ तो ये चारों ऑफिसर उस नुकसान का जिम्मेदार हैं, और हसन सैतो साहब मोस्ट जूनियर ऑफिसर हैं और मेरी
जेल मिनिस्टर और होम सेक्रेटरी से रिक्वेस्ट है कि मेरे इस मैटर पर फौरन एक्शन लिया जाए ताकि मुझे कोई भी जानी नुकसान ना हो। तो जैसे कि आपने देखा कि उन्होंने कहा भी कि भाई जेल के अंदर भी जो है वो लोग मौजूद हैं। और ये क्या है ये मामला मेराज साहब? देखिए, नामालूम अफराद हमने शहर के बाहर तो सुने थे, एग्जैक्टली, तो हमला कर देते हैं या फिर टारगेट कर देते हैं। हाँ। लेकिन बहरहाल ये इसने अहमद लगारी साहब हैं, ये सीनियर क्लर्क हैं कराची सेंट्रल जेल में। इन्होंने अपना वीडियो बयान भी जारी किया है और कुछ दरख्वास्तें भी दी हैं चीफ सेक्रेटरी को और दीगर इदारों में, कोर्ट से भी रुजू किया हुआ इन्होंने। तो इनका ये इल्ज़ाम है कि इस वक्त जो मौजूदा आईजी हैं और मौजूदा जो सीनियर सुपरिटेंडेंट हैं कराची सेंट्रल जेल के, वो जो है मुबैना तौर पर करप्शन में मुलविस हैं। तो लोग जो मुलाकात के लिए आते हैं उसको माड़ी की मुलाकात कहा जाता है, उसके 5,000 रुपये लिए जाते हैं। माड़ी की मुलाकात मतलब? जी, माड़ी की मुलाकात ये होती है कि एक तो बिल्कुल जंगले के बाहर से होती है और एक माड़ी की मुलाकात उसको कहते हैं कि आपको एक मखसूस वक्त दिया जाता है, उसमें आप आराम से, एक बड़ा रूम होता है, उसमें सोफ़ों पर बैठकर आराम से बात कर सकते हैं। सही सही। तो उसके मामलात हैं और जो पुराने सज़ा याफ्ता कैदी हैं और नए आने वाले कैदी हैं उनसे भी रकूम वसूल की जा रही हैं। तो इनका ये इल्ज़ाम है। और साथ में इनका ये कहना है कि जब मैंने इन चीज़ों पर आवाज़ उठाई तो आईजी भी मेरे ख़िलाफ़ हो गए, सुपरिटेंडेंट भी मेरे ख़िलाफ़ हो गए, तमाम इंतज़ामिया मेरे ख़िलाफ़ हो गई है और मुझे जेल के अंदर जो है नामालूम अफराद जो है वो रोक रोक कर धमकियाँ दे रहे हैं जान से मारने की। तो अगर मुझे अंदर या बाहर कुछ भी हो जाता है तो इसके ज़िम्मेदार जो हैं वो इस वक्त के जो अफसरान हैं सेंट्रल जेल के वो होंगे। अच्छा, जेल जो है ना एक ऐसी चार दीवारी है जहाँ से ख़बर कभी बाहर आती नहीं है। कभी शाज़ो नादिर बरसों में ऐसा होता है कि जेल के अंदर से खबर बाहर आए, क्योंकि जेल के अंदर की एक अपनी दुनिया है जो हमारे ज़राए कहते हैं। वहाँ पर करप्शन आज की नहीं है और वहाँ तो जो भी पहले विचारा जाता है उससे फौरी तौर पर जो है इसी किस्म के तकाजे किए जाते हैं, तशद्दुद भी किया जाता है। ये सारी ख़बरें आती रहती हैं बाहर, लेकिन ऐसे मतलब इस तरह से नहीं आती कि कोई अफसर जो अपना वीडियो बयान जारी कर दे। तो अहमद लगारी साहब ने अपना वीडियो बयान जारी किया है। अब देखें इसमें क्या होता है, इस पर तहकीकात तो चल रही हैं लेकिन कोई एक्शन अभी तक हमें नज़र नहीं आया। अच्छा, आईजी साहब की तरफ से कोई रिस्पांस आया अभी तक इसमें? देखिए, अभी तक उनकी तरफ से भी कोई बयान नहीं आया, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ ये खबर जो है C21 पे नशर हुई है, लेकिन अभी तक जो है जेल इंतज़ामिया की जानिब से इस बारे में कोई मौक़िफ़ आया नहीं है कि आया कि ये साहब झूठ बोल रहे हैं या इनके कोई अपने अंदरूनी कोई ऐसे मामलात हैं जिसकी वजह से ये इल्ज़ामात लगा रहे हों। बहरहाल अब ये इंक्वायरी अगर कंप्लीट होती है तो उसके बाद ही क्लियर होगा। इससे पहले कुछ भी कहना जो है वो क़ब्ल वक्त होगा। रमशा, यहाँ पे मैं कहूँ कि जो जेल का सिस्टम है आपको पता होगा, क्योंकि हम साइड में रहते हैं, वहाँ कार शोरूम है जमशेद रोड पे, PIB में दोस्त भी रहते हैं। आप एक मामला था जब हालात ख़राब हुए तो वहाँ पे जैमर लगे थे, अभी भी लगे हुए हैं, अभी भी हैं। मतलब वहाँ पे आप आसपास जो जेल के पास दीवार, वहाँ पे मोबाइल काम नहीं करता है। ये तो ये जो बता रहे हैं ये आज से नहीं कई सालों से हो रहा है। जो बड़े बड़े क्रिमिनल गए अंदर, उसके बाद वो कराची में जो नामालूम अफराद का बोल रहे हैं, जो एक्शन होते थे, तमाम ताजिर, कराची चैम्बर, बिजनेस कम्युनिटी रोना धोना कर दिया उन्होंने कि भाई वहाँ पर ये हो रहा है। और वहीं से कॉल आती है, वो बंदे अंदर बंद होकर अंदर से वो कॉल करते कि ये करो वो करो, फिर जैमर लगे। यानी कि लोग सब मिले हुए और अभी तक मिले हुए हैं। जो मतलब एक जेल है शहर के बीच में है वो, और वहाँ से सारी एक्शन यानी एक्टिविटी होती रही है। फिर जैमर भी लगे जो कि आज तक लगे हुए। अभी ये नई चीज़ सामने आई है तो ये एक है कि वहाँ नॉर्मल है ये चीज़ कि जो चीज़ें हो रही है। और जो कैदियों को मिलाने वाले हैं, अब ये डायरेक्ट ये साहब मुझे यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है कि वो डायरेक्ट IG को बोल रहे हैं। IG इतनी सारी चीज़ें हैं कराची में, पानी से लेके सारा सिस्टम है जिसमें हर कोई इन्वॉल्व है। तो ये एक मुलाकात पे 5,000 रुपये लेके उसकी क्या मतलब IG साहब को हो जाएगा। मतलब ये बंदा है जो भी एक मसला ये कि आशीष साहब हमारे यहाँ जो है ना ये नहीं आप कह सकते, यहाँ तो 10 रुपये भी बच रहे हो ना तो कहेंगे हमारे खाते में डालो। आप नहीं देख रहे अब 30 रुपये पार्किंग में, 10 रुपये वाली पार्किंग से आप 30 रुपये लेते हो तो भी आप बोलोगे 20 रुपये में क्या हो जाएगा। वही बात की थी कि जैसे कराची में कोई अंडरपास नया बना या कोई नई चीज़ हुई, कोई दीवार पे कलर हुआ है, ब्रिज पे कोई कंपनी ने कलर कर दिया, तो वो IG या पुलिस वाले या मतलब बिलावल जरदारी या नवाज शरीफ आके वो पीक नहीं फेंकते हैं। कौन फेंकते हैं? कराची की आवाम। बिल्कुल। तो उसी तरीके से यहाँ पे जो सिस्टम चल रहा है तो वो लोग अंदर मिले हुए हैं, क्योंकि वो मिलने के लिए आप अदालत अगर कभी जाएँ ना तो आप देखें हथकड़ी लगी हुई अपनी फैमिली को मिलाने के लिए खाना और ये सब। वो पुलिस वाले भी मिले हुए, उनको खाना दे दिया और बैठा हुआ बिरयानी खा रहा है, उधर वो मुलाकात हो रही है। हालाँकि वो बड़े बड़े क्रिमिनल्स हैं, ये सारी एक्टिविटी होती है। लेकिन पुलिस वाले भी क्या करें, वो अपना क्या रोते हैं कि तनख्वाहें नहीं मिलती हैं, तनख्वाहें बहुत कम है। हालांकि उनको पता नहीं क्या चाहिए, समझ में नहीं आता, क्योंकि आदत लग जाती है ना जब उसको रिश्वत की,
तो मांगने वाली तो वो कभी नहीं जाएगी। तो ये सिस्टम है अच्छा भाई, हमारा। इसमें एक और चीज़ है, गुज़िश्ता 30 सालों में एक चीज़ ये भी बहुत सामने आई है और क्लियर है कि हत्याखोरी के और टारगेट किलिंग के जितने भी नेटवर्क बड़े बेनकाब हुए हैं वो जेल के अंदर से बैठ के चलाए जा रहे थे। जी। इंस्ट्रक्शंस जेल के अंदर से आती थी और उनके जो स्लीपर सेल्स होते थे वो कराची में मूव करते थे, और मूव करने के बाद मुख्तलिफ, जैसे कि अगर एक बड़ी नामवर किस्म के शख्सियत जो है मुलजिम है, अगर वो जेल में है तो वो समझ लें उसके डबल रेट हो गए। वो जेल से ऑर्डर करेगा तो उसको डबल पैसे मिलेंगे। अगर किसी सनतकार को ब्लैकमेल कर रहा है, भत्ता मांग रहा है, दुकानदार से भत्ता मांग रहा है, तो उसकी रकम बड़ी हो जाती तो वो है। तो फिर सेफ जोन में चला गया, जेल जाके बैठ जाए और वहीं से अपना नेटवर्क चलाए, पैसे भी डबल मिल रहे हैं सुकून से। और शायद आपको याद हो तकरीबन कुछ साल पहले एक बहुत अहम केस हुआ था जिसमें अंदर की फुटेजेस सामने आई थी कि एक मुलजिम था, शाहरुख नाम था उसका। जी। तो उसकी जो है फुटेजेस सामने आई थी कि जेल में उसको जो है मुर्गे भी पाले में उसने जेल में डांस पार्टी भी हुई, उसकी भी फुटेज सामने आई थी। और साथ साथ में दीगर जो लवाजमात होते हैं वो सब चीज़ें वहाँ पर मौजूद थी। इसका मतलब फिर ये जो अंदर से बातें आ रही हैं इसमें कोई ना कोई सदाकत तो इंक्वायरी यकीनन होनी चाहिए और सामने लेकर आना चाहिए। और यकीनन कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन हुई होगी, शदीद पिस ऑफ हुए होंगे क्लर्क साहब, सीनियर क्लर्क जो हैं, जो उन्होंने इतना बड़ा बयान जो है वो दे दिया, वरना आसान नहीं होता भी अदालतों में जाना और इन चीज़ों को करना, अपनी नौकरी आपकी दाव पे लग जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। बाहर हम यहाँ पे वक्फा ले लेते हैं, वक्फे के बाद हाजिर होंगे तो कुछ मजीद भी स्टोरीज होंगी, इन पर बात होगी आफ्टर दिस ब्रेक। सिटी एट 10 में आपको एक बार फिर कहेंगे खुश आमदीद। एक और ख़बर शामिल करते हैं। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी साहब ने सस्ती तंदूर जो है वो लगाने का कहा है और ये ऐलान कर दिया है। अब जो सस्ती रोटी दी जाएगी, 48 मकामात हैं कराची के, और अभी पॉइंट आउट किया जाएगा कि कहाँ कहाँ पर ये सस्ती रोटी मिलेगी। 2 रुपये में तंदूर की रोटी मिल सकेगी। तो आप लोग कैसे देख रहे हैं इस इकदाम को? सबसे पहले मिराज भाई, व्हाट इज़ योर पॉइंट एंड योर से इस खबर पे? देखिए जी, पिछले कई बरसों में बहुत सारी हुकूमतों में ऐसा हुआ है। एक बार नवाज शरीफ साहब ने भी इसी तरह सस्ती रोटी और फ्री रोटी, मतलब ये पॉसिबल नहीं है। ये ऐसा है कि ठीक है अभी कुछ NGOs आपके साथ हैं और वो इन्वेस्ट भी कर रही हैं, पैसा लग रहा है, अब वो ठीक है लोगों के लिए एक चीज़ है, लेकिन ये लॉन्ग लाइफ नहीं है। मतलब ये मतलब मैं अभी आपको मेरा जो अपना अंदाज़ा है, अपना ओपिनियन, ये 6 महीने बाद अगर ये अभी शुरू हो जाती है ना, तो 6 महीने बाद अगर हम इसी जगह मिले, ज़िंदगी रही, तो मैं आपको बताऊंगा कि ये है या नहीं है। तो ये वो चीज़ें स्टंट्स हैं ये, मतलब क्लियरली, मतलब ऐसा कैसे पॉसिबल है? एक चीज़, अब एक आटा अगर है 100 या 150 रुपये जो भी किलो है, मुझे नहीं पता सही से, तो उसमें हम अगर तंदूर से रोटी जो है 25 रुपये की और 30 रुपये की ले रहे हैं, वो 2 रुपये की कैसे पॉसिबल है और कब तक पॉसिबल है? और फिर अगर वो इतनी सब स्टैंडर्ड आटा इस्तेमाल करते हैं कि उससे बीमारी हो जाए बंदा खा के, तो वो भी एक इशू होगा कि वो जो पैसा आप यहाँ पे बचा रहे हो रोटी का या आटे का, वो आप 1000-1200 रुपये डॉक्टर की फीस में एक फटके में आपका ज़ाया हो जाएगा। तो ये हमारी अप्रोच ये भी तो नहीं है। हमारे यहाँ जो है ना, जो NGOs और मुखैर हजरात हैं, उनका एक पता नहीं कौन सा टारगेट है, मेरी समझ से बाहर है। आप एक गरीब आदमी को कुछ सिखा दें, कोई रोज़गार करा दें कि भाई आगे चलो, अपने घर वालों को भी लेके चलना है तुम्हें। यहाँ पर तो हर चौक पर जगह जगह, अच्छी बात है, बुरी नहीं है, लेकिन फिर भी खाना खिला रहे हैं और फिर बकरा खिला रहे हैं, कोई शतरमुर्ग खिला रहा है, कोई KFC खिला रहा है। मतलब समझ नहीं आ रहा कि लाइन लगा के लोगों को सिर्फ खिलाया जा रहा है। आपको पता है कि मैं तो खैर बहैसियत क्राइम रिपोर्टर बहुत सारी चीज़ों को देखता हूँ, तो गहरी नज़र रखता हूँ। जहाँ जहाँ शहर में ख़ासतौर पर नहारी के होटल हैं, वहाँ पर आपने हमेशा देखा होगा एक बहुत बड़ी नशे के आदी अफराद की भीड़ बैठी रहती है। सुबह जाएंगे सुबह भी आपको वहीं मिलेगी, शाम में जाएंगे शाम में भी वहीं मिलेगी, रात को भी वहीं मिलेगी। तो इस पर कुछ पुलिस वालों ने इस मामले को देखा अच्छा, कि उनके जो एरियाज थे ना, उनमें जितने भी चोरी चकारी के वाक़यात थे, तो उसको एनालाइज किया उन्होंने, तो पता ही चला कि भाई जहाँ जहाँ ये इस तरह के होटल हैं और जहाँ पर फ्री में ये नशे के आदी अफराद को लाइन लगाकर खाना बांटते हैं, वो खाना खाते हैं, वहाँ पर खाना खा के निकलते हैं, उसके बाद वो अपना चोरी चकारी करते हैं, सामान बेचते हैं, अपना नशा करते हैं, फिर दोबारा शाम को आ जाते हैं वहाँ खाना खाने के लिए। तो ये एक बड़ा मसला है कि हमें ज़रूरत इस चीज़ की है कि 2 रुपये की रोटी, चलें अच्छी बात है, देखें कब तक। अच्छा, वैसे भी दीगर इकदाम भी कर रहे हैं गवर्नर सिंध साहब, ऐसा नहीं है कि जो है ना स्किल बेस्ड की तरफ नहीं जा रहे। हमने देखा पिछले दिनों बड़ा टेस्ट हुआ और वो लोग इनरोल हुए कि उनको
जो कोर्सेज हैं वो करवाए जाएंगे, IT आईटी courses, रिलेटेड कोर्सेज। जी। अच्छा है, लेकिन वही वाली बात है ना कि अच्छा साहब के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी कॉल है ना कि आप जो है वो मछली जो है वो खिलाओ मत, मछली पकड़ना सिखाएं आप, कि आप इंडिपेंडेंट करें लोगों को। अब मेरा ख्याल है कि अब हमें अब बहुत हो गया ये हर चौक पे खिलाने वाला सिस्टम, इनफ है। अभी रमज़ान वगैरह में हो जाए ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है अब इसको ख़त्म होना चाहिए। लोग अब आदी हो गए कि अब काम छोड़ो खाना, अब तो ये भी हो गया कि आप शॉपर ले आएँ, टिफ़िन ले आएँ, खाना घर भी ले जाएँ। नहीं वो देखिए तो ख़त्म हो घर में मिराज मैंने कहा कि मैं जब भी घर वालों के साथ होता हूँ, जा रहे होते हैं, तो मैं एक चीज़ बोलते हैं, जैसे हम जा रहे होते हैं, आप गुलशन में रहता हूँ तो 13D के पास से जब क्रॉस होते हैं लाइन से वो बैठे होते हैं, जैसे कि होटल है वहाँ पे या फूड स्ट्रीट है, तो लाइन से आपको ये बैठे हुए नजर आएंगे। कौन? जो इस शहर को खोखला कर रहे हैं, वो लोग हैं जो बिजनेसमैन, मैं इन लोग को भूलता हूँ, ये बिजनेसमैन है, ना इनकी दुकान है, ना कोई कारोबार है, ना कुछ है, लेकिन वो अपना नशा पूरा करते हैं। नशा पूरा करने के लिए क्या करते हैं, वो लोहा चोरी कर रहे हैं। आप ये देखें गटर के ढक्कन, मतलब ये बोलूँ कि आप एक दफ़ा गटर के ढक्कन देखेंगे लगे हुए और गायब हो जाते हैं, तो कौन गायब करता है? यही लोग हैं। आप इनको बैठा के खाना खिला रहे हैं, मतलब आपने NGOs खोली हुई है उनको, वो आप जहाँ पे भी जाएं, आप अभी भी चलें, हमारे ऑफिस के पास भी सिरानी का है, नाम ले लेता हूँ मैं वहाँ जाते हो, आप लाइन से देखें कौन लोग काम कर रहे होते हैं। अब वहाँ पे जो बैठे हुए सारे वो जो काम करते हैं, वो क्या करते हैं, पुलों से सरिया निकाल रहे हैं, ब्रिजेस के काला नीचे बोर्ड से की खबर थी ना, उतना बड़ा मोनूमेंट जो जिसपे अस्माउल हुस्ना के नाम थे, कल हमने खबर की, तो वो जी उसमें से पूरा सरिया निकाल लिया, मोनूमेंट नीचे गिर गया वो, तो फिर उसको मोनूमेंट को किस तरह बचा के वापस पहुंचाया गया। तो आप ये देखें कि कितने बड़े कारीगर हैं। अगर आप इनको काम पे लगा दें, आप इनको स्किल सिखा के इनको कोई रोजगार देते हैं तो ये कर गुजरेंगे। नहीं, उसके अलावा एक और काम, जैसे वो नाले होते हैं, बरसाती नाले के ऊपर सीमेंट का होता है, तो उसके नीचे सरिया होता है, वो तोड़ते हैं, और वो बैठा हुआ वो पत्थर से तोड़, उसके बाद कुछ है भी नहीं है औजार, उसको कोई औजार दे के कोई काम पे लगा दो आप। अब ये लोग जो शहर में तबाही कर रहे हैं, वो सेफ्टी के लिए लगाते हैं। रोड पे जो सेफ्टी जो जंगला होता है ना, कि कोई क्रॉस करके इधर से आप जा रहे हैं, गाड़ी पे कोई आ ना जाए, तो वो जंगले तक गायब हो गए। आपने शहर में देखा होगा, आपने जो पेडिस्ट्रियल ब्रिज हैं उसके लोहे को निकाल के ले बस शहर में कहीं लोहा दिखे तो कहेंगे 80% जो जितने भी पेडिस्ट्रियन ब्रिजेस हैं ना, यूनिवर्सिटी रोड पे ले लें या शहर के किसी भी इलाके में ले लें, उनकी साइड की ग्रिल्स नहीं है, उनको बैनर्स लगा के बंद किया हुआ है कि चलो थोड़ा सा सेफ लगे। मतलब इवन के यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के पास जो हैं उनकी भी साइड की ग्रिल्स गायब हो गई। अच्छा, इस शहर में दिन और रात कोई लोहे को काटता है, टाइम तो लगेगा ना उसको, कुछ तो टाइम लगेगा, और मुस्तकिल काट रहा है, मुस्तकिल लेके जा रहा है, कोई पूछने वाला ही नहीं। अच्छा, और कहीं बिक भी रहा होगा ना, ये कोई कबाड़ी इसको ले भी रहा होगा, खरीद भी रहा होगा, तो पुलिस इतनी लाइल में। और भाई कभी किसी टाइम पे तो दिखता होगा ना, मेराज भाई कह रहे हैं भाई दिन में काट रहा है, रात में काट रहा है, किसी टाइम तो वहाँ पर नजर आता होगा। इतने बड़े बड़े ब्रिजेस, इतनी बड़ी बड़ी ग्रिलें, इतने बड़े बड़े चौक्स में से इतनी बड़ी बड़ी चीजें गायब हो जाती हैं, कोई पूछने वाला है नहीं, खोखला कर दिया। और ये खोखलापन जो है ना, वो हमारी जड़ों में बस चुका है। ये नुकसानदेह हमारे मुल्क के लिए, हमारे माशरे के लिए, हमारे शहर के लिए। बहुत शुक्रिया मेराज भाई, आपने वक्त दिया। शुभ, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक इन सिटी एट 10। और अब हम अपने अगले सेगमेंट में दाखिल हो गए हैं, और आज के सेगमेंट में हम बात करेंगे कि जो हार्ट रिलेटेड इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के बारे में बात करेंगे, और क्या जो हमारे यहाँ बढ़ता हुआ रेशो है, जिसमें हम देख रहे हैं कि पहले तो जनाब आप एक सर्टेन एज पर पहुँचते थे कि आपने 50-60 क्रॉस किया तो उसके बाद जो है आपको कार्डियक इश्यूज़ होना शुरू हो जाते थे। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि सिनेरियो ऐसा हो गया, हमारे ग़िज़ाएँ ऐसी हो गई हैं, हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि हम बहुत यंग एज में हम देख रहे हैं कि लोगों को जो हार्ट डिजीज़ हैं वो हो रही हैं, कार्डियक इश्यूज़ हो रहे हैं। तो क्या वजह है, अपना लाइफस्टाइल किस तरह से चेंज करने की ज़रूरत है, इस पर भी बात होगी, और कैसे बचाव मुमकिन है इस पर भी बात कर सकेंगे। आप अपने आप को हेल्दी और फिट कैसे रख सकते हैं, और अगर कोई इस मर्ज़ में मुब्तला हो भी जाता है तो उससे बचाव कैसे मुमकिन है, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर फवाद फारूक साहब मौजूद हैं, वेलकम करते हैं। आप सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं, वेलकम टू द शो डॉक्टर फवाद। कैसे हैं आप? ठीक है, साथ साथ मेरे साथ योगी वजह साहब भी मौजूद हैं, आपको भी वेलकम करती हूँ शो में। हम बात करेंगे कि लाइफस्टाइल का बेहतर होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि आपको ओवरऑल आपकी बॉडी को, आपके हर ऑर्गन को फिट रखने के लिए ज़रूरी है। तो सबसे पहले डॉक्टर फवाद, अभी हम देख रहे हैं कि जो हमारी सोसाइटी है उसके अंदर जो इश्यूज़ हैं, कार्डियक प्रॉब्लम्स हैं, वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, और एट द वेरी यंग एज 25-26 साल के लोगों को मैं सुनती हूँ कार्डियक अरेस्ट हो गया। मैं तो हैरान हो जाती हूँ कि ऐसा कैसे पॉसिबल भी है
क्या वजूहात हैं इसकी? देखिए, आधी बातें तो आपने खुद अपने इंट्रो में बयान कर दी। लाइफस्टाइल, हमारा ओवरऑल लाइफस्टाइल इतना अनहेल्दी हो गया। एक तो वैसे ही जेनेटिकली हम प्रोन है, यानी एशियन ट्रेट ऐसी है, इवन वेस्ट में भी वो लोग जिनका ओरिजिन एशियन है, इनमें दिल की बीमारियां उन लोगों से 5-10 साल पहले आती हैं, इवन वहाँ पे भी, हालांकि एनवायरनमेंट, रिस्क फैक्टर सब कुछ ठीक। तो जेनेटिक मेकअप आपको एक तो प्रोन कर रहा है अर्ली हार्ट डिजीज़ के लिए। दूसरी फिर बात, प्रेजेंटली जो लाइफस्टाइल हम बातें बहुत करते हैं, हम सब करते हैं, लेकिन हार्डली, मेरा नहीं ख्याल 1 या 2%, बहुत आप मैक्सिमम स्ट्रेच कर लें तो 5% ऐसे लोग होंगे जो हेल्थ की हालत में हेल्दी लिविंग अपनाते हैं बाय चॉइस। कोई खुदा न खास्ता प्रॉब्लम आ गई, तब उनको ख्याल आता है कि हमें अपनी सेहत को भी ठीक रखना है। अच्छा, हेल्थ में भी बुनियादी चीज़ें क्या है? देखें, स्टार्ट होता है फिज़िकल एक्टिविटी, वर्जिश और डाइट, इन दोनों का बैलेंस, जब आप बिल्कुल सेहत की हालत में हैं। अब हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये आ गया है कि बच्चों को भी फिज़िकल एक्टिविटी के मौके मौजूद नहीं हैं और ख़ुद उनकी अपनी इंस्टिंक्ट नहीं है बिल्कुल भी। वो सारा गेम्स इस पे सब पूरा दिन गुजर जाता है, घर से जाना अब है ही नहीं, सोशल इंटरेक्शन नहीं है, तो मेंटल वेलबींग उस टाइप की अब नहीं है बच्चों से। यानी आप बच्चों के स्पेशलिस्ट पे जाएं तो बच्चों में डिप्रेशन, यानी इंसान सोच नहीं सकता था कि बच्चे भी कभी डिप्रेस हो सकते हैं, कि उनके तो सारा दिन खेल कूद, कुछ पता नहीं होता कल क्या होना है, किसी चीज़ की फिक्र ना होना। लेकिन अब वो इंडिविजुअलिटी जो कल्चर आ गया, तो यहाँ से अगर आप शुरू हो तो लाइफस्टाइल में फिजिकल इनएक्टिविटी और डाइट इम्प्रॉपर होना, ये क्या करता है, अब वो ओबेसिटी, वरना आपको 20-25 साल पहले के किसी भी एज ग्रुप में मोटापा नज़र नहीं आता था कि फैट पे टमी हो। आज आप स्कूलों के बच्चों में जाके देखें तो फैट पे टमी, फैट आई हुई है, एब्डोमेन पे टमी बनी हुई है। ये प्रीकर्सर है शुगर का, कोलेस्ट्रॉल का, ब्लड प्रेशर का। तो यानी एक विशेष साइकिल बनता जा रहा है कि एक तो हम वैसे ही दिल का मर्ज में ज़्यादा है, दूसरा हम फिर उसको और जल्दी बुला रहे हैं। फिर ये तीनों रिस्क फैक्टर आ गए, यानी अब 25-30 साल के आदमी का आप ब्लड टेस्ट करें तो थोड़ी सी शुगर बढ़ी हुई कि वो बॉर्डर में है, कोलेस्ट्रॉल में थोड़ी सी गड़बड़ है, थोड़ा सा ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, ये सारे वो प्री डायबिटीज़ या मेटाबॉलिक सिंड्रोम, ये बहुत अर्ली एजेस में आ गए। सही। अच्छा, अब इनको काबू भी नहीं करना है कि पता भी चल गया, उसके बावजूद भी वही जिंदगी चल रही है जब तक कि कोई बड़ा हादसा सानिया नहीं होता। असल में हम लोग इंतजार करते हैं ना कि 40-45 तक होंगे, जब कोई प्रॉब्लम होगी तो डॉक्टर को जाकर दिखाएंगे। कौन, हमारे यहाँ तो वो ट्रेंड भी नहीं है ना कि जो रेगुलर चेकअप्स होते हो। मैं इस पर भी बात करूंगी कि हमें किस तरह से अपने आप को एजुकेट करना है कि एक 6 माह बाद या 3 माह बाद जो भी डॉक्टर सजेस्ट करता है कि अपना एक फ्रीक्वेंसी के साथ अपनी बॉडी का चेकअप होना जरूरी है। हमारे यहाँ वो प्रैक्टिस नहीं है। लेकिन जैसे डॉक्टर फवाद ने बात की अभी वजाह साहब, अगर हम उस पर बात करें कि आपने कहा ना कि बड़ी डाइट का बैलेंस होना और आपका जो है वो एक्सरसाइज करना, ये आपको हेल्दी भी रखता है, फिट भी रखता है। हम कहते हैं ना कार्डियो वर्कआउट करके आए हूँ, लेकिन हमें क्या पता भी है कि वो हमें कितना हेल्प कर रहा है, कितना ज़रूरी है और किस एज से करना ज़रूरी है। वजह बहुत शुक्रिया। और डॉक्टर फवाद की मौजूदगी में दिल पे बात करना ऐसी है जैसे गालिब के साथ सामने बैठ के कोई गज़ल सुनाना अपनी तो मैं वो गज़ल सुना देता हूँ। बात यह है कि दिल के अमराज पैदा ही क्यों होते हैं, वो लाइफस्टाइल की वजह से होते हैं ना। हम गलत तरीके से, हमारे यहाँ जो इसको हरदिया रोग कहते हैं, हरदिया दिल को कहते हैं, रोग मतलब बीमारी, हरदिया रोग। हरदिया रोग के लिए हमारे यहाँ 4 उसूल हैं और वो उन उसूलों पे हम देखते हैं और वो डॉक्टर साहब भी उसको यकीनन डोज करेंगे। आचार, विचार, व्यवहार और आहार, ये अब संस्कृत के लफ्ज़ हैं। हमारी अखलाकी जिम्मेदारियां अगर हम पूरी नहीं करते, हम रिलेशनशिप में पूरे नहीं हैं, तो एक अनकॉन्शियसली फियर डेवलप होगा, स्ट्रेस डेवलप होगा, असर तो डालेगा ना। ऐसा तो नहीं है हम रिश्तेदारों में हम गाड़ी से ही पार्क नहीं करते, मोहल्ले वालों से हमारी लड़ाई है, ये बातें हमें तो लग रही हैं तो क्या हो, ये तो मेरी ज़ात का मामला है। तो आचार्य जिसको हम कहते हैं, आपके एथिक्स, मोरल वैल्यूज़, घर का कचरा अगर कोई बाहर फेंक रहा है तो वो ये ना समझे कचरा बाहर फेंका है, उसके अंदर बहुत कचरा गिर रहा है, तो वो इफ़ेक्ट डालेगा। और दिल वो है बहुत हसास होता है, इन चीज़ों को फ़ौरन असर लेता है। इसके बाद विचार, थॉट, अभी हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले डॉक्टर साहब में कि हम खामखाई परेशान हैं, दिल चाह रहा, बच्चे स्ट्रेस में हैं
और उनको डिप्रेशन का पता चल गया। मम्मा ने इतना डिप्रेशन कहा, अब्बू ने इतना डिप्रेशन कहा कि वो खुद कहता है कि मैं डिप्रेशन में हूँ। तो डिप्रेशन उसको है, अभी तो डिप्रेशन भी नहीं निकल रहा। फिर उसके बाद उसका जो व्यवहार है, बर्ताव लोगों के साथ क्या है, और फिर उसका आहार, खाना पीना, ये 4 उसूल हैं हमारे पास। हम ये देखते हैं कि हम इन तमाम शोबों में अब तनज़ुली की उस हद पे हैं कि शायद इससे ज़्यादा तनज़ुली हो नहीं सकती। निहारी, जो कि निहार मुँह खाने वाली चीज़ है, वो बच्चों को ले जाके 12 बजे रात लोग खाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि खाना चाहिए, पहले तो मैं कह रहा हूँ कि, लेकिन लफ्ज़ निहारी कह रहा है। पहली दफ़ा सुना निहारी, मतलब निहार सुबह खाने वाला, निहार मुँह खाने वाली चीज़, लाइफ स्टाइल देखे ना निहारी। मैं एक शहर में, सॉरी आपकी बात कट रही है, लेकिन लाहौर में, कराची में ये रिवायत ये थी कि पहले सारी रात निहारी पकती थी। अच्छा, सुबह एंड देन आप सुबह जब पाए या निहारी आप उसको नोश फरमाते, लेकिन अब तो हमारे यहाँ रात में जी खाने में एक और भी मैं कहूँगा, मैं शहर का नाम नहीं लेता, बड़े प्यारे लोग हैं, खाने पीने के बहुत शौकीन हैं, और ये वहाँ देखा भी जाएगा, तो मैं नाम नहीं ले रहा। ले लें तो आप, वहाँ कोई पे बात नहीं। मेरा पूछता हूँ, मेरा सोना शहर है जी, मैं भी वहाँ, मेरा बचपन वहाँ गुजरा है। लाहौर या गुजरांवाला की बात? नहीं, लाहौर की बात कर रहा हूँ मैं। शहर मुझे, मैं एक प्रोग्राम में गया और उन्होंने मुझसे कहा कि दोपहर का प्रोग्राम था कि वजाद भाई आपने पाए लिए, पाए खाए? मैंने कहा भाई पाए छोड़ें। कहते नहीं आप ये गिलास पकड़ें, बस मैं ला रहा हूँ। तो मैं उनका गिलास पकड़ के खड़ा हो गया, उतनी देर में रोटी ले आए मेरे पास, कहते बिस्मिल्लाह करें। मैंने कहा पाए? कहते हैं गिलास में है ना। वो रोटी खा के पाए पी रहे थे। अच्छा, अब मुझे बताएं, क्या यही लाइफ स्टाइल होगा? तो हेल्दी लाइफ स्टाइल है? नो। और हम एक हॉस्पिटल के इफ्तिताह में थे। वेरी नाइस। ठीक है। सो मैं इसलिए इस लफ्ज़ को ज़ाहिर कोट कर रहा था, लेकिन ये हकीकत है। तो मैं समझता हूँ कि जिस चीज़ पे हमें काम करना है, और डॉक्टर साहब तो ऑलरेडी अपने वीडियोस पे कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, वो है अवेयरनेस। याद रखिएगा कि यहाँ पे भी मैं बैठा हूँ तो मैं किसी डॉक्टर की रिप्लेसमेंट के तौर पे नहीं बैठा। डॉक्टर की जगह जो है वो मुसम्मम है। इलाज से पहले हमारा काम होगा, इलाज के बाद या मर्ज के बाद फिर हमारा कोई काम। चलिए, तो क्या कर सकते हैं उस पर भी बात होगी, लेकिन एक कॉलर भी है हमारे साथ, याया, उनको शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम याया। वालेकुम सलाम। पहले तो दादा को सलाम हो। दादा कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक हूँ। बच्चे तुम ठीक हो? और लश्कर मैं डॉक्टर को सलाम करने को, डॉक्टर साहब बहुत कुछ सीखते हैं। रमशद बात ये है कि दिल तो है, दिल का क्या एतबार कीजिए। बात ये है कि अब हमारे यहाँ दिल की दवाइयाँ बहुत हो चुकी हैं, लेकिन मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ कार्डियोवैस्कुलर को, मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ डॉक्टर्स को। वी हैव वेरी गुड कार्डियोलॉजिस्ट, और लिटरली मैं कहता हूँ कि हम लकी हैं, हमारे पास अपने मुल्क की ये खराब हो, हमारे कार्डियोलॉजिस्ट इतने अच्छे हैं ना कि बिलीव नहीं कि इतने लोगों को जाने बताते हैं कि हमें उनका बड़ा थैंकफुल होना चाहिए। मेरे दादा से पहला सवाल, दादा से सवाल ये बात ये कि एक आपको स्ट्रेस होता है, ब्लड प्रेशर होता है, जाहिर आप नहीं बच सकते इससे कि इतनी बिजली के बिल हैं, फना है, धमाका है। तो एक आपके पास क्या एक्सरसाइज है आपके पास जो आप हम रिलैक्स रखें? एक सवाल इनसे हो गया। और डॉक्टर से मेरा सवाल है, डॉक्टर बात ये है कि जब हमारे सर पर कुछ पड़ती है ना, तब हम जाते हैं स्पेशलिस्ट के पास। अदरवाइज हम जनरल हेल्थ केयर हमारे पास नहीं है, पीरियोडिक जो चेकअप है वो हमारे पास नहीं है। लेकिन ये काम आपके जीपीज का होता है, जो जीपीज होते हैं उनको चाहिए कि वो आपकी टेस्ट कराते रहें। तो हमारे यहाँ इस की कमी है। जब हम पहुंचते हैं तो कार्डियो में कहीं पहुंचते हैं तो पता चलता है कि आप लेट जाएं, आपकी 2 बॉल 1 हो चुके हैं। इस लेवल पे हम पहुंचते हैं, क्यों पहुंच जाते हैं इस लेवल पे? ये मेरा सवाल। सही, अभी हम यही इस पॉइंट पे आना चाहते थे, तो जो याह्या ने भी रेज कर दिया है कि हमारे यहाँ वाकई पीरियोडिक चेकअप्स नहीं हैं। और दूसरी बात ये कि कब पता चलता है कि यार मुझे जाना चाहिए। जैसे अभी ब्लड प्रेशर बहुत आम हो गया है, बहुत कॉमन हो गया है, ओबेसिटी का इशू है, हम जो तेल इस्तेमाल कर रहे हैं, जो चिकन इस्तेमाल कर रहे हैं, जो खाना इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इतना प्योर नहीं है। तो हम कब जो है वो चेकअप्स की तरफ जाएं? असल में देखिए, हेल्थ सिस्टम वैसे तो क्रिएट रियासत ने करना होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ प्राइमरी केयर का सेटअप गवर्नमेंट यानी हुकूमत की तरफ से एज सच मौजूद नहीं है। ज़्यादातर टर्शरी या सेकेंडरी केयर्स हैं जहाँ मर्ज होने के बाद आप जाते हैं। आइडली दुनिया भर में ज़्यादा तवज्जो प्राइमरी केयर यानी पहला इंटरेक्शन डॉक्टर और पेशेंट का, कि उसको इजी और फैसिलिटेट वे में बताया जाए कि भाई, क्योंकि अगर आप इस पे वर्क कर लेंगे तो आपका सेकेंडरी और टर्शरी का लोड बहुत कम हो जाएगा। अब चूंकि वो नहीं है, लेकिन हम अपने तौर पे तो सेल्फ कॉन्शियस हो सकते हैं, आसपास देखते रहते हैं कि ये तमाम चीज़ें जिनके बारे में हमें कुछ पता नहीं होता, एकदम से वो सैलाब की सूरत में या मुसीबत की सूरत में हम पे गिरती हैं। वो क्या चीज़ें हैं कि आप देखें, फ़िज़िकल एक्टिविटी रोज़ाना की 30 से 40 मिनट, एक सिंपल बात
ऐसी एक्टिविटी जिसमें आपकी धड़कन बढ़े, सांस फूले, ये करनी लाजमी है, ये ऑप्शन नहीं है। दूसरी चीज डाइट किस में एज से? ये तो बचपन से करनी सबको है करें, आपने। बचपन सब में करें। तो बच्चा हम अज्यूम करते हैं कि खुद ही खेल कूद रहा है, तो हम कहते हैं कम से कम 20 साल के बाद कंपेल करके सोच के शुरू कर दें, वरना। लेकिन आजकल तो चूंकि बच्चे खेल कूद रहे नहीं है, तो समझ लें बचपन से उनको आउटडोर फिजिकल एक्टिविटीज ज़रूर करवाएं। और अभी जैसे ये बात कर रहे थे वजाहत, मिलना जुलना आपस में कलेक्टिव, पहले आप याद करें कि सारे खेल क्या होते थे, 5-10 लोग चाहिए होते थे तो आप खेल सकते टीम थे। अप होते थे तो शाम में आप ना? मजबूर होते थे कि फलां के घर के खड़े में फलां को भी बुला लो, फलां को भी ऐसे बुला ही लो। है। अब हमने क्या कर दिया, इंडिविजुअलिटी कर दी, इनफरादी ज़िंदगी, वही डिप्रेशन, स्ट्रेस, हर चीज़ का बाइस बन रही है। तो ये चीज़ है। बाकी 3 चीज़ें चेक करना कोई बड़ी बात नहीं है। एक, ब्लड प्रेशर अपना कम से कम अगर आप नॉर्मल भी है तो साल में 1 मरतबा चेक करा लें। शुगर साल में 1 मरतबा आफ्टर 20 ईयर्स चेक करा लें। कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट, ये 3 ऐसी छुपी हुई जिसे कहते हैं ना कातिल या मसले हैं, जो आप 5-10 साल बाद पता चलता है कि ये हमें थे। किस सूरत में? आपको हार्ट अटैक हो गया, आपको फालिज का दौरा हमला हो गया, यानी मुसीबत के बाद पता चली कि ये चीज़ें हैं। सेहत की हालत में आप एक फ्रीक्वेंसी से ये 3-4 चीज़ें अपनी चेक कर लिया करें। गड़बड़ है तो डॉक्टर के पास जाएं और उसका प्रॉपर इलाज। मुसीबत ये है कि जिनको पता है वो भी उसका प्रॉपर टारगेटेड इलाज नहीं करते। लीनियंसी शो करते हैं कि वो प्रोन हो जाए और फिर उसके बाद जाएंगे। अच्छा, अभी याहिया ने भी जो बात की कि वाकई हमारे यहाँ स्ट्रेस लेवल भी बहुत बढ़ गया है और लोग स्ट्रेस लेने भी बहुत ज़्यादा लगे हैं और हालात भी कुछ ऐसे हैं, जैसे कभी बिलों का जिक्र आ गया कि बिल देखते ही लोगों की आंखें फट जाती हैं कि यार इतना बिल आ गया भरना है। तो हर चीज़ हमारे दिल पे जाके वो अटैक कर रही है, ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है। कैसे अपने आप को बैलेंस कर सकते हैं, कैसे जो है ना वो आप हेल्दी रह सकते हैं, फिट रह सकते हैं, मेंटली भी और फिजिकली भी? पहले तो मैं तस्सीह कर दूं कि जब याहिया मुझे दादा कहते हैं तो ये गली वाले नहीं है, ये रिश्ते वाला दादा है। मेरा पोते पोते हैं तो इसलिए वो मैं दादा, तो इसलिए आया। अब मैं 60s क्रॉस कर चुका। तो देखिए, बात यह है कि जब कुछ ना करने को हो तो बहुत कुछ होता है करने को। हमने क्या प्रोडक्टिविटी की? आज हम, मेरा वतन अजीज़ जहाँ पे खड़ा है वो इस बात की अलामत है कि जिनको जो कुछ करना था वो हमने नहीं किया, आज वतन वहाँ आ गया। लेकिन लगते सब बिजी हैं। बस यही खालीपन जो है ना, वो एक बहुत बड़ी लानत है। और शायद जहन हो, हमारे किरदार हों, या हमारे अवामिल हों, या काम हो, अगर उसमें खालीपन है तो फिर क्या है? हम खालीपन का हम शिकार हो चुके हैं, उस मर्ज में मुब्तला हैं। और जब खालीपन होता है तो इंसान को भरना तो कुछ होता है, और भरने के लिए कोई अच्छी चीज़ होनी चाहिए। तो या तो आप लाइब्रेरी में पढ़ रहे होते तो इनकी बातें भर देते, वो तो हमने भरनी नहीं है, तो हमने क्या भरना है? उसकी बातें, उसकी चीज़ें, दुख गम, बिल को लेके बैठ गए। भाई बिल अगर ज़्यादा आ रहा है तो सबसे पहले तो ये चेक करें कि अर्थिंग तो नहीं हो रही। आपके घर में इतना इक्विपमेंट कौन से इस्तेमाल हो रहे हैं? आपने रात के 8 बजे के बाद ही मोटर चलानी है, दिन भर आपकी मोटर चल रही है। अब कुछ चीज़ें हमें वो भी देखनी होंगी। मेजर्स ले रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ये, मैं और कहीं ऐसा ना हो कि मुझे फिर फ़ोन आ जाए कि जी आपको केसी की तरफ से बात करें। मैं नहीं कर रहा, मैं इसके हवाले पानी की बात कर रहा हूँ। आपके घर में पानी ज़ाया हो रहा है तो आपको ज़्यादा चढ़ाना पड़ेगा। तो पहले तो हमें अपने उन एरियाज़ को देखना पड़ेगा जो कमज़ोर हैं, क्योंकि बात हेल्थ की हो रही है। और अभी आपने स्ट्रेस की बात की है, तो देखिए योगा और चीज़ों पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा माना जाता है, वहाँ स्ट्रेस लेवल पे तो इसका बड़ा कमाल है। हमें ब्रीदिंग कैसे करनी चाहिए, मेडिटेशन कैसे करनी चाहिए, बाहर निकलें, पार्कों में जाएं। डॉक्टर साहब सुबह के वक्त जाके लेक्चर दे रहे होते हैं लोगों को पार्कों में, और ये बड़ी बात है कि ये शाम में भी नहीं मिल पाते, निकल जाते हैं हमारे लिए। तो हम इन्हें बुलाते हैं, ये आते हैं, बहुत प्यारी बातें हमें बताते हैं, एक्सरसाइज, लेकिन ये खुद भी तो कर रहे होते हैं ना। तो आज हमारे माशरे में अलमिया ये हो गया है कि एक्सरसाइज खुद नहीं करना है, बताना है। और हम डॉक्टर, मैं भी खुद ऑर्थोपेडिक डॉक्टर हूँ, तो हम लोगों को कह रहे होते हैं, लेकिन खुद हमें जोड़ों का वही दर्द होता है जो हम लोगों को रोक रहे होते हैं। तो हमें एक्सरसाइज करनी है खुदा के लिए। इसके लिए कोई ऐसी चीज़ मत कीजिए जो नेट से निकाली गई है। पहले तो किसी डॉक्टर के पास जाइए, चेकअप कराइए, और फिर इसके बाद ब्रीदिंग एक्सरसाइज पे आइए, मेडिटेशन पे आइए। अच्छा, अब इस पॉइंट पर भी आएंगे कि आपने पॉइंट आउट कर दिया कि जी इंटरनेट से निकाला और ये फक्की खाना शुरू कर दी, वो बनाना शुरू कर दिया, दिल की शरियानों का फलाना कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, सारे इश्तहारात हमें नज़र आते हैं, दीवारों पर भी लिखे हुए नज़र आते हैं। ये किस हद तक जो है वो कहते हैं ना हानिकारक है, इस पर बात होगी आफ्टर दिस ब्रेक। आपने संस्कृत कही तो मैंने कहा चलो मैं भी कुछ कह जाती हूँ। तो ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे।
सिटी एट 10 में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। जाने से पहले जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि देखें हमें फ़िज़िकल एक्टिविटी की तरफ बढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और हम ये जो बातें करते हैं कि ग़िज़ा का इस्तेमाल, अच्छा खाने का इस्तेमाल, अच्छी बातों का इस्तेमाल, पॉजिटिव अप्रोच का इस्तेमाल, ये आपके दिल दिमाग दोनों पर असरअंदाज होता है। हम बहुत सारी चीज़ें हम ये समझते हैं कि जनाब मैंने कुछ यूट्यूब पे देखा है, मैंने जी फ़लाने का टोटका देखा है और उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया। जैसे जाने से पहले मैंने कहा था कि किस हद तक ये हानिकारक है। डॉक्टर फवाद साहब, ये वाकई किस हद तक नुकसानदेह हो सकता है? सारी चीज़ें जैसे अभी वजाहत बात कर रहे थे ना, देखिए कोई चीज़ मेरी बॉडी को सूट करे ना करे। एक चीज़ देखें मर्ज से पहले तक तो आपके पास ये ऑप्शन है कि आप ये ट्राई करें, वो ट्राई करें, क्योंकि उस वक्त बस उन कंस्टिट्यूएंट्स में कोई ऐसी चीज़ खुदा न खास्ता ना हो जो वाज़े पता है कि ये सेहत के लिए नुकसानदेह है। और ये क्या मैं बात करूँ, मर्ज आने से पहले मर्ज आ गया एक मर्तबा कि गड़बड़ पता चल गई कि यहाँ ये आजकल दुनिया बहुत एडवांस हो गई है, और ये जो भी मर्ज की हम बातें कर रहे होते हैं ये प्योर यानी मटीरियलिस्टिक बात है, जिससे बिल्कुल एक दरवाज़ा टूट के गिर रहा है तो अब लेटेस्ट तरीका उसको जोड़ने का क्या है वो आप आइडेंटिफाई करते हैं, उसके मुताबिक वहाँ आप किसी पीर जिन बाबा वाले को नहीं लाते, कुछ करते नहीं है कि ये कर दो तो दरवाज़ा लग के। अब आप खुद देखते हैं भाई एंजियोग्राफी की नाली में यहाँ पे तंगी है और ये इतनी बढ़ रही है, इसको दूर नहीं किया तो अलामत ख़त्म नहीं होगी। और इवन ये टोटके बताने वाले जब इनको हार्ट अटैक होते हैं तो इनसे पूछेंगे क्या आप अदरक शहद लेते हैं या दिल के अस्पताल जाते हैं। यकीन मानिए एक बार ऐसे हुआ कि हमारे पास एक हार्ट अटैक शदीद मरीज़, उनकी एंजियोप्लास्टी नेक्स्ट डे पता चला वो खुद दिल का रूहानी इलाज करते हैं। अटैक के साथ खुद हमारे पास आते हैं। वीडियो बना के शेयर कर देते हैं आप लोगों को। एक कॉलर भी है हमारे साथ, कौन और कहाँ से गुफ्तगू कर रहे हैं उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हो गई, चलें दोबारा कॉल कर लीजिएगा। लेकिन इसमें मैं एक चीज़ ऐड कर दूंगा, देखिए रूहानियत का अपना मकाम ज़रूरी है। नहीं, हमने तो रूहानी इलाज को भी ये पठारों तक पहुंचा दिया और पता नहीं क्या उसको बना लिया। इसमें मेरा कोई गलत मतलब खुदा न खास्ता ना ले ले। देखिए वो कब है जब अपने मादी लवाजमात सारे पूरे कर लिए। अब शफा कहाँ से आनी है वो हम पक्का यकीन है कि वो अल्लाह ने देनी है। वो कभी कभार बगैर इलाज के भी शफा दे देता है, लेकिन ये अल्लाह की आदत यानी नेचर में शामिल नहीं है। नेचर यही है तो कहा है कि भाई उस चीज के लिए मेहनत करो, तगोदो करो और इक़दाम करो। किसी भी चीज़ का मामला है उसके माहिर के पास जाओ, उससे मालूमात लो, जो भी अपडेटेड नॉलेज है उसके मुताबिक सही काम करो। फिर शफा का यकीन जो है वो अल्लाह, हम भी सब कुछ करके ये नहीं कहते कि आप ठीक हो जाएंगे, शफा अल्लाह ने देनी। ठीक, अच्छा ये तो हम सारी खाने पीने की बातें कर रहे हैं, ये खा लिया, फलाना खा लिया, दिमाग की दवा खा ली, लेकिन क्या जो है एक्सरसाइज में भी जैसे हमें पता नहीं होता, लेकिन हम बहुत सारी चीज़ें जी उठाया जी डंबल उठाए शुरू हो गए, योगा में भी पोस्चर्स अपना लिया कि अगले दिन जो कमर चाह रहे पड़ी कर रहे हैं। तो ये किस हद तक जो है ना आपको सर्टेन होना है, या इसके लिए भी आपको पर्टिकुलर ट्रेनर की और इन्फॉर्मेशन की और सीखने की ज़रूरत है? अगर आप सिर्फ रास्ते पे भी चल रहे हैं। कॉलर हमारे साथ आ गए, फिर आपको आप गुफ्तगू कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। कौन सा, आप कहाँ से गुफ्तगू कर रहे हैं? अपने टीवी का वॉल्यूम प्लीज डाउन कीजिए और बात कीजिएगा। जी खानेवाल कच्चा फूस है। जी फरमाइए। जी 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 तो मैंने ना जी 2 स्टैंड डलवाए हैं तो कटवालों से मुल्तान से जी। ठीक है। तो अभी जो दूसरे 2 है ना वो भी तकलीफ होती है जी। कभी कभी दवाई तो मैं रेगुलर ले रहा हूँ, लेकिन जब चलता हूँ तो मुझे छाती में बहुत दर्द होती है चलने से। तो मेहरबानी तो पता वो बोलता भी आपको दूसरे स्टैंड नहीं कर सकते, आप तो ये इलाज करवाएंगे। मैं बहुत परेशान हूँ सर। ठीक है, क्या कर सकते हैं? अच्छा देखिए, अगर स्टेंट डलने के बावजूद भी तकलीफ रह रही है, और ये स्टेंट कब डले हैं जाहिर सी बात है कुछ अर्सा पहले, जो भी अगर तकलीफ रह रही है तो फिर रीअसेसमेंट की ज़रूरत होती है, यानी दोबारा एंजियोग्राफी करनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा स्टेंट ठीक चल रहे हैं या कहीं और कोई और मसला आया है, फिर उस मसले के मुताबिक आगे फैसला कर सकेंगे। जैसे अभी मैंने कहा था ना, जब तक हम प्रॉपर तहकीक करके हर चीज़ों का एग्जैक्ट आइडिया ना कर लें, कोई चीज़ बताना बड़ा मुश्किल होता है। जी भैया, मैं कहता अगर आप रास्ते पे भी कहीं जा रहे हैं तो रहबर की ज़रूरत पड़ती है। अस खुद अगर है तो फिर ये बहुत कुछ जहालत की अलामतें भी होती हैं। मैं सिर्फ नहीं जा रहा, लेकिन प्लीज़ खुदा के लिए हर वो चीज़ जो नेट पे पड़ी है कोई आपके लिए नहीं है, तो आपको रहबर की ज़रूरत पड़ेगी। आप देख लीजिए, उसमें अच्छी बातें भी हैं, इनके वीडियोज़ भी हैं, लेकिन इनके वीडियोज़ की वजह से कार्डियोवैस्कुलर ट्रीटमेंट खुद नहीं कर सकते आप, आगही की है। हम योगा में एक काम करते हैं, और योगा में हरदिया रोग से योग है। मेरा खुद ताल्लुक़, मैं सरपरस्त से आला हूँ,
टाइगर योगा फाउंडेशन का जो लाहौर बेस है, लेकिन पूरे मुल्क में काम कर रही है और बहुत बेहतरीन हम फ्री ऑफ चार्ज काम करते हैं। कराची में हम स्कूल ऑफ योगा के तहत काम कर रहे हैं, अब्दुल्ला शाह साहब हमारे साथ हैं। देखिए, इन तमाम जगहों पे जो ट्रेन लोग हैं वो योगा कराते हैं। ट्रेन लोग जिनको पता है, जिन्होंने ट्रेनिंग ली हुई है। हर आदमी जो दरख्त के नीचे खड़े होकर कुछ कर रहा है वो कोई ट्रेनर नहीं है। तो कोशिश करें कि अगर आपको फ़ायदा हो रहा है, नहीं हो रहा, आप जाएँ पार्क में, ज़रूर जाएँ, करें, लेकिन आगही के लिए आप रहबरी के लिए किसी मुस्तनद के पास जाएंगे और डॉक्टर की रिप्लेसमेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ का इलाज हम करके बैठ जाएंगे। कुछ लोग ने ये मशहूर किया हुआ है कि फ़लाँ चीज़ से हर चीज़ का इलाज है और वो खुद इलाज करवा रहे होते हैं कहीं पे जो अभी। और जहाँ पे बात हुई है वो मैं भी उसको कह देता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है कि वतन अजीज़ पे कुछ ऐसे अल्लाह के नेक बंदे हैं जो दम भी कर दें, फूंक भी दें तो बहुत कुछ पड़ता है। हम खुद गुलाम हैं मोहम्मद आल मोहम्मद के, हम जानते हैं कि रूहानियत क्या चीज़ है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये दुनिया असबाब की दुनिया है। यहाँ पे कुछ चीज़ें हुई हैं, अल्लाह सुब्हाना ताला ने उसके लिए असबाब रखे हैं। अगर मर्ज़ हुआ है तो इलाज किया जाएगा, ठीक है। हम सुन्नत नबी के हवाले से भी जानते हैं, तिब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं। सो मैं समझता हूँ कि जो आज के प्रोग्राम में मैं मैसेज दे सकता हूँ वो ये कि हाँ, अगर आपको योगा करना है हम हाजिर हैं। पूरे पाकिस्तान में कहीं पे भी आप सुबह आ जाएँ, फजर के बाद हम योगा फ्री करा रहे होते हैं, फ्री ऑफ चार्ज होता है। और दूसरी बात यह है कि अगर आपको महसूस होता है तो वक्त ज़ाया ना करें, करीब तरीन डॉक्टर के पास जाइए, इसलिए कि एज फैक्टर है। जब उम्र बढ़ेगी तो हमारे मसल्स वीक होंगे, दिल के अमराज हो सकते हैं, हमारे दुख दर्द जो हैं उसमें हो सकते हैं, ब्रीदिंग हमारी ख़राब, पोस्चर हमारा ख़राब, खाने हमारे ख़राब। खाना पीना तो एक ऐसा इल्म है कि जिस पे अगर मैं गुफ्तगू करूँ तो कई घंटे लगेंगे। सही बात इसको कहते हैं फूड साइंस। 3 तरह के खाने होते हैं, राजसिक, राजाओं के खाने जो कि हम सब खा रहे होते हैं, ये खाने वो हैं जो राजा खाते थे। तमासिक, बुरे खाने, बासी खाने जो कि हम फ्रिज में रख रख के खुद खाते हैं। और एक है सत्विक खाने, सादे। जब तक हमारे माशरे में सत्विक सादे खाने राइज नहीं होंगे, हम वही कुछ करेंगे और होता रहेगा जो हमारे साथ हो रहा है। सादा खाना कितना जो है वो ज़रूरी है। एक तो बात है ना, अभी हम लोग जो खा रहे हैं जी, बिरयानियाँ, कौरमे और निहारियाँ, पाए, मतलब ये हमारे डेली रूटीन का हिस्सा हो गया है। ये जो है ना, ये नहीं ज़बान के चटखारे मना नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने बिल्कुल उबले हुए खाने शुरू कर दिए और ऐसा नहीं। एक बैलेंस ज़िंदगी में कायम रखना होता है बस। उसमें यही है कि आपकी ग़िज़ा में फ़ाइबर्स, फल सब्ज़ियाँ ये ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए और प्रोटीन्स अच्छे वो होने चाहिए। फ़ैट और कार्बोहाइड्रेट कम से कम, चिकनाई और चीनी जिसमें भी कार्बोहाइड्रेट शामिल है ये कम से कम हो। असल में ये सारे ट्रेंड बढ़ते हैं शुरू से घरों से कि आपने अपने बच्चों के टेस्ट बर्ड कैसे डेवलप कर लिए हैं, तो वो करना होगा। जाहिर सी बात है उसके लिए ख़ुद भी कंपेल करना होगा। अब हमारे यहाँ मुसीबत ये हो गई है कि अब वो मोबाइल के ज़रिए से हर चीज़ आ जाती है। कोई भी चीज़ आपने ऐसी पकाई या बनाई जो लोगों को टेस्ट अच्छा नहीं लगता है तो वो ख़ुद भी सब, यानी घर वाले ही सब के सब वो बेचारा नेक्स्ट डे किसी न किसी को दे देंगे। और ये मेनू ख़ुद बिल्ड करना पड़ेगा। इसमें ख़वातीन का बहुत अहम रोल है, बहुत अहम रोल। किचन मेनू जो आपने हर हाल में एक फ़िक्स बनाना है कि मैंने वीक का मेनू क्या होगा। अगर आप आउटिंग एक बैलेंस में फल सब्जियां ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आपकी आउटिंग वैसे ही है हफ्ते में 1 या 2 दिन आप अपने चीट डेज रखें। और फिर जैसे अभी ये बात कर रहे थे वजह, देखें इंडिविजुअल के लिए अलग अलग मामलात हैं, इवन डाइट में भी, क्योंकि एज डिफरेंस है, बच्चा है, बड़ा है, साथ कोमॉर्बिडिटीज़ क्या हैं, इन तमाम के मुताबिक अपना एक लाइफस्टाइल पैकेज बनता है। फिजिकल एक्टिविटी की भी इंडिविजुअलिटी है, हर आदमी के लिए सेम एक्सरसाइज नहीं हो सकती। बिल्कुल ऐसे ही। एक और कॉलर आ गए हैं हमारे साथ, उनको भी शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कौन और कहाँ से गुफ्तगू कर रहे हैं? कॉल ड्रॉप हो गई है। कॉल करने के बाद थोड़ा सा इंतज़ार किया कीजिए, क्योंकि जब वो थ्रो करते हैं तो हम तक पहुंचने में और आपको बात करने में थोड़ा सा वक्त दरकार होता है। अच्छा, ये जो साइकिलिंग है ये मुआविन होती है हार्ट डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए? जी, जिनके पास साइकिल हो तो साइकिल खरीदना भी मुश्किल है। मैं चलाता हूँ। मैं हाँ, वो तो इनकी जो तस्वीरें मेरे पास हैं साइकिल, हम लोग ने चलाई है, मिल के चलाई। देखिए, सबसे पहले आपको जाना, रुख करना पड़ेगा नेचर की तरफ। नेचर से दूर होंगे, बीमारी से करीब। कदम उठाएं। हमारा एक बड़ा खूबसूरत मुहावरा है कि कम खाएं खूब जाएं। कम खाएं खूब जाएं मीन्स पैदल चलें। अल्लाह सुब्हाना ताला ने जब इंसान को नेमतें बांटी हैं तो पहले ये देखें
कि ब्रीदिंग के लिए क्या सबने मास्क लगा के ब्रीदिंग करनी है? अल्लाह ने नाक दी हुई है, अच्छी जगह ब्रीदिंग करने का कॉन्सेप्ट हमें खुद डेवलप करना पड़ेगा। अल्लाह ने 2 टांगें दी हुई, जब किसी से बात करो कि वॉक पे चलोगे, वो पता है ये बताओ जोगर कहाँ से खरीदेंगे, ट्रैक सूट कहाँ से लेंगे? अरे भाई उसके लिए नियत चाहिए, चलना है, अपने आम लिबास में चलो। अल्लाह सुब्हान ताला ने हमें कुछ राय हिदायतें जो दी हैं, उनमें से एक राह ये है कि घर पे पढ़ोगे ना नमाज, जन्नत की कुंजी वही है, लेकिन जब जाके पढ़ोगे तो उस जन्नत की कुंजी के कुछ रंग रूप ही अलग बदल जाते हैं। वो चलने पे, हर कदम पे नेकियां देता है। जो रब चलने पे नेकियां देता है, उसके बंदे चलते नहीं हैं, इससे बड़ा नाशुक्री हो सकती है। अच्छा, अब आप ये इधर ले आए तो आप देखें ना कि हम अभी बात करें, डॉक्टर फवाद साहब भी कह रहे हैं कि जी चलें, आपने भी कहा चलें। भाई 5 वक्त आपके लिए रखे गए हैं, अगर आप उनमें ही जाना, और मस्जिद का डिस्टेंस मेरे ख्याल से हर घर से 5 मिनट तो कम से कम तो दूर होता ही है। सादों के लिए हो गया फिर। चलिए हम मर्दों की बात कर लेते हैं, हमारे मर्दों के मोटापे कोई कम है? मर्दों के आगे तो सबसे ज्यादा पेट है। मैं बहुत सिंपल बात बताता हूँ, दुनिया बदल रही है तो हमें बदलना पड़ेगा। अगर हम पार्क में नहीं जा सकते, वहाँ मोबाइल छीन जाते हैं तो ना जाइए, कोई मसला नहीं। हर शहर में नहीं छीनते, वैसे लाहौर में बड़ा सेफ है। तो मैं आपको बताता हूँ, कुर्सी पे बैठे बैठे क्या हम नहीं यूँ चल सकते? क्या हम वो एक्सरसाइज नहीं कर सकते, चेयर एक्सरसाइज है? क्या हम एक्सरसाइज एट होम नहीं कर सकते? वॉक एट होम पूरी एक साइंस है और दुनिया कर रही है इस वक्त। बाकायदा एक बहुत बड़ा इदारा है जो वॉक एट होम के नाम से काम करता है। आप घर पे रहते रहते कैलोरीज कैसे बंद कर सकते हैं? मुझे फवाद साहब इससे डिफरेंशिएट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं नहीं, ये बात बिल्कुल उसमें असल में आप लोगों से कहो ना, वो क्या कहते हैं, हम वक्त नहीं मिलता। असल में एक्सरसाइज में कल परसों एक सेमिनार में था, वहाँ पे एनेस्थेटिस्ट थे, यानी वो जो दर्दों को कम करने या सुन करने वाले, तो वो बता रहे थे कि एक्सरसाइज से वही वाले मीडिएटर्स आपके जिस्म में निकलते हैं जो आपके दर्दों को सुन कर देते हैं, यानी जो वो इंजेक्शन की सूरत में दे रहे हैं या वो दे रहे हैं। तो जो आदमी ज़्यादा एक्सरसाइज करता है, वो खुद कह रहे थे कि हमें उसको चोट में दर्द नहीं हो रहा होता है, क्योंकि उसके अंदर बॉडी में ऐसे मीडिएटर रोज़ाना की बुनियाद पे एक्सरसाइज करने की वजह से मौजूद होते हैं। और ये सारी वो चीज़, इवन वो यहाँ तक बात आई कि ये जो अफीम और चरस आप पीते हैं, मॉर्फिन और ये सारी चीज़ें, ये एक्सरसाइज के ज़रिए से आपका जिस्म खुद निकालता है। अच्छा। और जो रेगुलर एक्सरसाइज करने वाला आदमी होगा ना, वो खुद महसूस करता है एक्सरसाइज के घंटे 1.5 घंटे बाद जब आप नहा धो के बैठते हैं, तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि आपने कोई वो जैसा चर्च और अफीमी को अपना नशे के बाद मज़ा मिलता है ना, ये वाला मज़ा एक्सरसाइज करने वाले को मिलता है। और इसीलिए रेगुलर एक्सरसाइज करने वाला एक बार जो उसका वो टेस्ट ले लेता है, वो फिर कहीं पे भी हो, कैसा भी हो, 1 या 2 दिन मिस भी हो गई तो फिर वो ज़रूर करेगा। अच्छा, हाँ, मेरा अपना भी यही हाल है। वैसे आपने रोजाना साइकिलिंग भी करते हैं, सुबह तो मैं फजर के वक्त तकरीबन 15-20 मिनट की वो होती है। मैं वो वाला साइकिलिस्ट नहीं हूँ कि बस साइकिल पे ही निकले हुए हैं। साइकिल पे छोटी छोटी अपनी एक्टिविटीज़ ऐसी जो घर के करीब मुझे जाना है तो मैं गाड़ी या बाइक नहीं निकालता हूँ, अपनी साइकिल निकालता हूँ, उसी पे जाके चीज़ें लेकर आता हूँ। हमारे यहाँ तो जी मायूब समझे लो, डॉक्टर साहब को देखा था, मैं उस पे जाता हूँ चाहे जो भी कहे, वो फलाने को और देखा अभी यार वो साइकिल पे जा रहा था। पता नहीं आज का क्लिनिक कैसा चल रहा है। अनफॉर्चुनेटली 2 महीने पहले मेरी साइकिल फजर में मस्जिद से चोरी भी हो गई थी। ये भी हालात है। अब ये हालात है। और बिल्कुल सही बात कही है। अच्छा, ये भी तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है ना कि वो कह देंगे लो डॉक्टर साहब का क्लिनिक, लेकिन मैंने बहुत बड़े डॉक्टर हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, और हालत देखो इनकी क्या है। बड़ा भी वही तो बात की ना, आपका इमेज क्या है, बर्ताव क्या है, व्यवहार क्या है। मैं एक जुमला कहना चाह रहा हूँ, वो डॉक्टर साहब की बातों से निकला है, अगर आप इजाज़त दें तो जल्दी से कह देता हूँ। सेरोटोनिन हम निकालते हैं, हमारी बॉडी में से निकलता है, वो हैप्पी हार्मोन्स हैं। 2 तरीके से लोग इसको इस्तेमाल करें। एक, वो पार्क में दरख्त के छुप के पीछे चादर ओढ़ के कुछ सेरोटोनिन ले रहे होते हैं, जिनका ये जिक्र कर रहे थे। अच्छा, वही पार्क में अगर आप सेंटर में आए तो कुछ लोग मैट पे बैठ के योग करके वो ले रहे होते हैं। अब आपकी चॉइस है कि आप योगा करके वही चीज़ ले सकते हैं, हैप्पी हार्मोन, या दरख्त के पीछे छुप के और पुलिस से भी डर डर के कुछ वो हार्मोन लें। हमारा माशरा जो है वो बदकिस्मती से ये डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पा रहा कि हमें करना क्या है, बस हमें करना है। एकदम से बात है, ये एंडोर्फिन्स कहलाते हैं और ये एंटी डिप्रेसेंट्स हैं। यानी आप एक्सरसाइज कर रहे हो 15-20 मिनट, आधे घंटे की रोज़ाना, तो आपके जिस्म में ये एंडोर्फिन्स निकलते हैं जो डिप्रेशन से आपको दूर रहकर एक खुशी का एहसास दे। अब सबसे बड़ा जो है दिल के अमराज का मसला ही डिप्रेशन है। आजकल तो टर्म ही इतनी आ गई, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस लेवल जो है वो हाई हुआ हुआ है, अप हुआ हुआ है, तो ये तो बहुत ज़्यादा जो है वो। और मैं एक लफ्ज़ यहाँ कहना चाहूँगा, क्योंकि अक्सर मुझे भी बुलाया जाता है स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए, मुझे बड़ी तकलीफ होती है इस लफ्ज़ से। मैनेज किए जाते हैं हमारे बहुत आला चीज़ें,
हम अपनी वेल्थ को मैनेज करेंगे, अपनी हेल्थ को मैनेज करेंगे, स्ट्रेस को क्यों मैनेज करते हैं लोग? थोड़ा तो यार वहाँ पे लिखना चाहिए स्ट्रेस नहीं, वहाँ पे स्ट्रेस को काटें, लिखें लाइफ मैनेजमेंट होना चाहिए, नॉट स्ट्रेस मैनेजमेंट। वो उसका मतलब तो कुछ और ही है, मैं उस लफ्ज से चिढ़ता हूँ। हाँ, लेकिन और कोई क्या बात नहीं, कहते हैं? बात वही है, बात मेरे वही ख्याल है। से ऐसा लगता है कि हमें छोटी छोटी चीज़ों में ना, चाहे वो आप अपनी स्ट्रेस की बात कर लें, डिप्रेशन की, खाने की, पीने की, रहने की, जीने की, बात करने की, आप इन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा मैनेज करना, थोड़ा थोड़ा बेहतर करना शुरू कर दें, अप्रोच ठीक करना शुरू कर दें, तो चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। सिटी एट 10 में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। बात हो रही है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के हवाले से। वेरी शॉर्टली डॉक्टर फवाद साहब, कैसे बच सकते हैं अगर किसी को फौरी तौर पर कोई स्ट्रोक हो रहा हो, कोई अटैक हो रहा हो, तो घर में क्या इकदाम और फौरी तौर पर क्या करना चाहिए अच्छा बचाव हो के गया लिए? क्योंकि अभी तक हम बचाव पे ही चल रहे थे। देखें, एक तो पहली चीज़ पहचानना ये कि दिल पे कोई अनयूजुअल किस्म का दबाव, सीने पे शदीद नौइयत का जो पहले अब आपने कभी महसूस नहीं किया है, घुटन का एहसास, पसीने आना, फिर सीने से निकल के इस चीज़ का गर्दन की तरफ, हाथों की तरफ, बैक की तरफ जाना, और एक फील आएगी लाजमी कि दम घुट रहा है बिल्कुल, इसको लाइट नहीं लेना चाहिए। फौरी अपने करीबी किसी ऐसी जगह जहाँ ECG हो सके, घर में कम से कम एक डिस्प्रीन खा लेना, और अगर आपके घर में मरीज़ मौजूद है, एक ज़बान के नीचे गोली होती है, लेकिन उसके लिए बस ज़रूरी है कि आपका ब्लड प्रेशर ठीक होना चाहिए। तो BP की मशीन से अपना BP चेक किया, खुदा न खास्ता लो ब्लड प्रेशर के साथ आपने वो खा ली गोली, तो वो ख़तरनाक हो जाएगी। सही। तो उसमें ये होता है कि आप अगर बेहोशी की हालत में तो उसको ना दें। अच्छा, हार्ट अटैक और एक फालिज भी अब बहुत इंपॉर्टेंट है। फालिज में इस नौइयत की कि एकदम से सडन बेहोशी हुई, या आपके बोलने में प्रॉब्लम आ गई कि आपसे बोला नहीं जा रहा, या जिस्म के एक हिस्से में प्रॉब्लम आ रही है, आपका उल्टा हाथ ठीक चल रहा है और सीधा हाथ एकदम कमज़ोर होना शुरू हो गया। ये तीनों ऐसी अलामतें हैं कि फौरी अस्पताल जाएं, क्योंकि आजकल फालिज का भी इलाज 4.5 से 6 घंटे के अंदर अगर हो जाता है तो वो माजूरी से बच जाता है। इस ये टाइम गुजार दिया तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता, फौरी तौर पर अस्पताल जाना है, आपने इंतजार नहीं दोनों करना। किस्म की अलामतों में। ठीक। अच्छा, अभी हम जो आपने जैसे जिक्र किया था कि आप घर में बैठे हुए बहुत सारी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। कॉलर है हमारे साथ, दे दीजिएगा। कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, महमूद बात कर रहा हूँ काशी से। जी महमूद मेरा साहब। डॉक्टर काशी से सवाल ये है कि ये मैं जब चलता हूँ, थोड़ा सा भी तेज थोड़ी सी चलता हूँ तो सांस फूल जाता है। एक ये सवाल है, और दूसरा ये, इसका कोई हल बताएं। और दूसरा ये कि स्मोकिंग का हार्ट अटैक में क्या रोल है? किसका? स्मोकिंग का। ओके, सिगरेट पीने का। ठीक है, शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब, आप भी जी, इसको कमेंट करिएगा सिगरेट जी। पीने का तो बहुत ज़्यादा रोल है, और सिर्फ हार्ट अटैक में नहीं, दिल यानी हर सिस्टम को तबाह करती है स्मोकिंग, निकोटीन के ज़रिए से और उस धुएं के ज़रिए से। दूसरा, चलने फिरने में सांस हो रहा है, तो ये देखिए कि अगर आपके रूटीन के चलने फिरने से कम में अगर ये सांस हो रहा है, फिर तो फौरी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। सीढ़ियाँ उतरने में कंप्लेन कर रहे हैं। हाँ, जैसे सीढ़ियाँ अगर उतरने, अपना चढ़ने में। आप रूटीन ठीक है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा काम करना पड़ता है तो सांस हो रहा है, तो फिर भी इतना परेशान कुन बात नहीं है। ये स्टेमिना की कमी होती है, खून की कमी, बहुत सी इसकी वजह हैं, सही। तो अल्टीमेटली डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा। ठीक। अच्छा, एक और चीज़ ये कि हम जैसे भी बात करते हैं ना कि घर में बहुत सारे एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। हमने ये भी कहा कि चले मर्द हजरात साइकिलिंग के लिए निकल गए, और जी नमाज पढ़ने भी गए तो वॉक हो गई, कोई ना कोई बहाना मिल गया, रोटी लेने चले गए, अब तो जी 10 बहाने हैं, घर से बाहर निकल के जाएं। अगर आप पैदल चलना चाहें तो ख़वातीन के लिए कुछ होम में जो है वो टिप्स दे दीजिए कि किस तरह से कौन सी एक्सरसाइजेस कर सकती हैं, बैठे बैठे ही कर लें, या कुछ आप बताना चाहें तो बता दें। देखिए, एक तो हमारी जो अल्लाह खुश होकर बहन बेटियां माएँ जो हैं, उनका ज़्यादातर वक्त किचन में गुजरता है। जी जी जी। अब जो किचन है वो भी ज़्यादातर अमेरिकन ही हो गए हैं, तो खड़े होके ही होता है। तो जब आप खड़े होके किचन में भी खड़ी हैं ना, तो आप अपने एक हील को उठा लें, फिर रख दें, या वहाँ पे एक छोटा सा पटरा रख लें। तो एक पैर पटरे पे रखा, फिर वापस थोड़ा, फिर वापस आ गए, फिर दूसरा पैर पटरे पे रखा, फिर ऊपर गए, यानी ज़मीन वाला पैर भी उठा लिया। अब ये खड़े खड़े भी हो सकता है, ये बिरयानी बनाते हुए भी हो सकता है, ना बनाए तो अच्छा है वैसे, ठीक है। बिरयानी ना निहारी बनाए। बनाते हुए भी हो सकता है, लेकिन ये कभी-कभी सब्जी खा बनाते सकते भी हो हैं, सकता once in a है। week। मैं कहूँगा कि आप घर में अगर बैठे ना, तो वहाँ से जो आप जीने से ऊपर जा सकते हैं, ऊपर जाएं, वहाँ से आप वापस आ जाएं, 4-5 दफ़ा ये कर लीजिए। आप घर में कुछ नहीं तो कम से कम वैसे ही घूम लीजिए, आपको पता चल जाएगा मासी ने सही सफाई की है कि नहीं की है। लेकिन इसका मतलब ये ये एक बता दें ख़वातीन को कि रोज़ाना का काम करना वर्जिश नहीं है, अभी मैं ये आगे कह रही हूँ थक हमारे- जाना
थक जाना एक अलग चीज़ है, वर्जिश अलग है। अक्सर लोग कहते हैं कि जी हम मैं तो बहुत काम करते हैं। तो ये नहीं काम है, ऐसे तो फिर हो गया, फिर तो जितने ऑफिस जाने वाले हैं ये सारे स्लिम हो जाते नहीं हैं। तो फिर बोले ना कि वर्जिश करना है तो फिर पोंछा लगाएं, बेस्ट एक्सरसाइज नहीं नहीं, मैं वो कह नहीं रहा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारे व्यूअर्स व्यूअर ही रहे। आप चाहते हैं कि खवातीन आपकी दुश्मन ना बन जाए। बहुत आसान चीज़ है। हाँ अगर एक माँ अपना ख्याल नहीं रख पाती तो किस मुंह से वो बच्चों को कहेगी कि अपना ख्याल रखो। बिल्कुल। तो जो आप कह रहे हैं आपके कौल फिल में तजाद में, बाप शायद मोटा चलेगा, माँ नहीं चल सकती, क्योंकि उसको पूरी नस्ल को चलाना है, उसको रोल मॉडलिंग करनी है। अभी रोल मॉडल की बात हो रही थी, मेरे जुमला ध्यान में आ रहा था, सिगरेट नोशी का वही रोल है जो फिल्म के अंदर जो है एक विलन का रोल होता है, जिंदगी का रोल है। खुदा के लिए सोचिए ये डिब्बा ये कितना बड़ा नुकसान कर रहा है, और ये इतनी खतरनाक चीज़ है कि आने वाली नस्लें पूछेंगी हमसे कि यहाँ पे ये सिगरेटें बिक जाती थी आराम से। आप अजीब बात है, आप रोड पे लिख रहे हो ना बैनर, तो पुलिस आके पकड़ लेती है, लेकिन सिगरेट बेच रहे हैं कोई बात नहीं है, लोग मर रहे हैं। उन लोगों को गुटखा खा खा के, गुटखे के ऊपर लगी हुई है, गुटखे के साथ सिगरेट के ऊपर भी पाबंदी, मैं तो कहता हूं पाबंदी होनी चाहिए है, लेकिन क्या कहते हैं बिक रहा है सब कुछ, गुटखे पे भी हाँ, तो पाबंदी तस्वीर है, लगा के बिक बिक रहा है तो गुटखे पे भी तस्वीर लगा के भिजवा दे, इसमें क्या मसला है? जब हमें अपने ही कानून तोड़ने हैं, हमें कौम को देखना है या अपने मफादात को देखना है, तायुन करना चाहिए। हमारे यहाँ तायुन सेहत के हवाले से गलत है। हमारे यहाँ जो आदमी जिस चीज़ से चाहता है बनाता है। अब जाके हमारे यहाँ अथॉरिटियाँ बनी हैं और बहुत बेहतरीन काम हो रहा है। मैं यकीन कीजिए, मुझे खुशी होती है, मैं अब स्टैंडर्ड को देखता हूँ, खुद मैं कंज्यूमर एसोसिएशन पाकिस्तान के साथ मुंसलिक हूँ, हेल्थ कमेटी में हूँ, तो अब हम जो स्टैंडर्ड देख रहे हैं वो बहुत बेहतर हो चुके हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ उनका गलत इस्तेमाल बहुत बढ़ चुका है। बिल्कुल ऐसा ही है। और देखिए सबसे पहली चीज़ ऐसी, जब हम हेल्थ से रिलेटेड चीज़ों की बात करते हैं ना, तो इसमें हमें सोसाइटी से ज़्यादा या दूसरे इदारों से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन या आपको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन अपने आप से आपको करना होता है। लेकिन मैं अपना ख्याल खुद नहीं रखूँगी तो आप या कोई और या कोई तीसरा बंदा नहीं रख सकेगा। आप मुझे एजुकेट कर सकते हैं, मुझे आके डंडे के ज़ोर पे करा नहीं सकते। तो मुझे अगर हेल्दी रहना है, फिट रहना है, तो मुझे खुद इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, तो मैं कर सकती हूँ। तो हमें मेरे ख्याल से बेहतरी की तरफ जाना चाहिए, और फिज़िकल एक्टिविटी अगर हम अपनी बढ़ा लेंगे, जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने भी कहा और जहाद ने भी कहा कि देखें आप अपने काउचेस पे बैठे हुए भी बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इन काउचेस से उठकर फिजिकल हो जाएंगे, फिजिकल एक्टिविटी की तरफ निकल जाएंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे चेंज हमें खुद लेकर आना है, जो कि हेल्दी और अच्छा चेंज है। अब बीमारियों से भी बचेंगे, स्ट्रेस से भी बचेंगे, हेल्दी इन्वायरमेंट भी क्रिएट होगा, आपके रिलेशनशिप्स स्ट्रांग होंगे, क्योंकि आप अपने बच्चे को भी ले जाएंगे, आप अपने मियाँ के साथ वॉक पे चले जाएं, आप अपने जो है वो इन लॉज के साथ चले जाएं, सास ससुर के साथ चले जाएं, अपने माँ बाप के साथ चले जाएं, अपने फ्रेंड्स को ले लीजिए। अब हमारे फ्रेंड सर्कल में जाने की बात होती है तो जैसे भी बजाज ने कहा कि सबसे पहले जूता और जो है वो ट्रैक सूट कहाँ से लेना है। तो ये सब चीज़ें मटीरियलिस्टिक हैं, इस मटीरियलिज्म को छोड़िए और प्रैक्टिकल जो है वो चीज़ों की तरफ आइए, आप बेहतरी महसूस करेंगे अपना। थैंक यू सो मच बजाज साहब, आपने वक्त दिया। डॉक्टर फवाद साहब, आपकी आमद और वक्त का बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी गुफ्तगू रही। यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त अख्ताम को पहुँचा है। रमशा कमर और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।